इंडिया पाकिस्तान के संडे को होने वाले मुकाबले की तरह ही आज शुक्रवार को भी एक मैच चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। टक्कर बराबरी की है, एक मजबूती के साथ जमा हुआ है तो एक कमजोरी के साथ फिसलता हुआ। आखिरी 1.5 घंटे में ये देखेंगे कि कौन भारी पड़ेगा, रिकवरी होगी या नहीं, या फिर बैंक निफ्टी भी फिसलेगा और अगले हफ्ते की करेंगे तैयारी। तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इन दोनों टीम में, इंडिया पाकिस्तान में तो हमें मालूम है कौन हम सब सपोर्ट करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी की टीम में आप किसको सपोर्ट करें? ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी। मतलब पुराना प्यार है, और स्पेशली जब इतना बढ़िया काम करे तो वो तो और ज्यादा जाग जाता है। जब खराब था तब भी हमने तो साथ नहीं छोड़ा। हाँ। तो अब आज अच्छा है तब तो फिर कैसे सवाल ही नहीं होता। बट अच्छी बात ये थी कि बैंक निफ्टी जो मजबूत है जिसके चलते अब भी बाजार बचा हुआ है 18,000 के ऊपर। तो बस देख लेते हैं अब तक की बड़ी बातें और उसके बाद थोड़ा बाजार का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर भी देख लीजिए क्या कुछ हुआ है। 100 अंक नीचे होकर 18,100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। 75 अंक नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी 300 अंक ऊपर है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्क्रीन कम देखने को मिलती है कि दोनों इंडेक्स आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया है, मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर। 40,450, 40,500 तक की उम्मीद थी, 40,587 तक पहुंचा है बैंक निफ्टी। ये लाइफ हाई बनाया है। जो खरीदारी होती दिख रही है रियल एस्टेट शेयरों में, प्राइवेट बैंक्स में और एनबीएफसी, ये तीन स्पेस ऐसी है रेट सेंसिटिव जिसे आप कह सकते हैं, ये है बेहद मजबूत। इसके अलावा फार्मा, आईटी, मेटल, ये है आज की कमजोर कड़ियां, तीनों ही जहां से आपको गिरावट आती दिख रही है। हाँ, डाउ फ्यूचर्स सपाट हैं, पता नहीं क्या करेंगे आज रात को, अभी बता नहीं रहे। अभी तो ठीक है। हाँ, और यूरोप के बाजार 1/4% से लेकर 1% तक मजबूत है। यूरोप मजबूत है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। आप सुबह बता रहे थे ना, अब उल्टा हो गया। अब ग्लोबल कमजोर दिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, पॉजिटिव। ना, ग्लोबल कमजोर भी नहीं चाहिए दीप, पता नहीं। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, आज की बिकवाली थोड़ी दिक्कत वाली बात है जी। उसका रीजन क्या है जी? पहला, जिस तरह से गैप से खुले जी, और गैप से खुलने के बाद और बढ़ने के बाद पूरी की पूरी जो सेलिंग आई है वो स्क्रीन पर आई है। बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूँ ना आपको कई बार कि ये मजबूती आज की बड़ी क्वालिटी वाली मजबूती है। पूरी की पूरी तेजी जो बनी स्क्रीन पर बनी है। सुबह खुले ऊपर, नीचे आए, नीचे से खुल के बदले की भावना से ऊपर, आज बदले की भावना से गिरा है कि नहीं मुझे गिरना है, मतलब बनता नहीं है तेजी करना, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी आप देखिए, आधा दिन अच्छा खासा लग रहा था कि आज एक अच्छा सेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ थोड़ा सा कमजोरी वाला, और वो भी वीकेंड सेशन है। तो आज की जो क्लोजिंग आपको मिलेगी, वीकली क्लोजिंग मिलेगी। हफ्ते की क्लोजिंग आप बहुत खराब नहीं करना चाहते, दिन मतलब बीच में हफ्ते भर में कहीं भी इधर उधर घूम के आ जाएं, वीकली क्लोजिंग अच्छी हो। दिन के दौरान कहीं भी घूम फिर के आ जाएं, डे क्लोजिंग अच्छी हो। क्लोजिंग तो आप अच्छी चाहते हैं क्योंकि क्लोजिंग आपको अगले दिन का मूड बताती है जी, कि आप कल के बारे में क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से आज बंद होते हैं। राइट, सेम आप अगले हफ्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से आज आप बंद होंगे इस फ्राइडे को। सो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रेशर है, बट एक अच्छी बात यही है कल के लोज को नहीं तोड़ा है। दूसरी अच्छी बात है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास हैं। तीसरी अच्छी बात है कि निफ्टी के लगातार प्रयास करने के बावजूद बैंक निफ्टी मानने को तैयार नहीं कि मुझे कमजोर होना है। करेक्ट। सो कहीं कहीं एक ऐसे इंडेक्स से सपोर्ट आ रहा है जिसके 6 स्टॉक निफ्टी में जी। राइट, सो ओवरऑल ठीक है। कभी खुशी कभी गम वाला मामला है। अगर आप सही तरफ हैं बैंकिंग शेयरों में, एनबीएफसीज में, रियल एस्टेट में, तो आपके चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट है ना। और अगर बाकी सब जगह हैं तो फिर तो दर्द इतना है कि क्या बताएं। नहीं, आई थिंक बैंक्स में तो होंगे, क्योंकि आप तो पूरे हफ्ते ही कहा है और कल भी आपने कहा था बैंक्स पे तो भरोसा हमारा होना अलग बात है और लोगों की पोजीशन होना दूसरी बात है। देखिए होता क्या है दीप, इस तरह के माहौल में मुनाफे वाला सौदा तो तुरंत लोग बुक कर लेते हैं। प्रॉब्लम लॉस वाले ट्रेड में ही है कि आप खड़े रहते हैं हाँ अच्छा बैंक निफ्टी ऊपर है, ये भी ऊपर ले जाएगा, वो उम्मीद है। और उम्मीद होती भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही बाजार है। अगर आपको ये अच्छा ना लगे कि कल बाजार अच्छा होगा, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल होगा, तो आप निवेश क्यों करेंगे? करेक्ट। सो इसलिए उम्मीद लोगों की रखना अच्छी बात है। तो आराम से, दिस शैल टू पास, ये भी गुजरेगा, चिंता न करें, घबराएं नहीं, आराम से अपनी जितनी पोजीशन है मैनेज कर सके उतनी रखिए, बस सिंपल। क्लियर है सर। तो थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा विश्लेषण भी। और हाँ, बाय द वे, ओवरसोल्ड है मार्केट। ओवरसोल्ड मार्केट है, पुट कॉल रेशियो 0.82। हर बार ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो आपको शॉर्ट कवरिंग देता है, कभी खुलते ही देगा, कभी दिन के दौरान निचले लेवल से देगा, कैसे देगा वो देखने वाली बात है, लेकिन पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, ये एक सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है।
विक्स भी थोड़ा नीचे आ रहा है। थोड़ा कंफर्ट तो है, थोड़ा कंफर्ट है। चलिए देखते हैं, कल भी हमने देखा कि लास्ट घंटा काफी एक्टिव रहा। अब देखते हैं आखिरी घंटे में कैसी चाल रहेगी बाजार की। पर उससे पहले आइए आपको बता दें कुछ अहम इवेंट्स जहां पर है हमारी नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून सर। आज निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, इनके नंबर्स अब भी आने बाकी हैं। वायदा बाजार में सीजी कंज्यूमर, पॉलीकैप के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा अपोलो पाइप्स और दीपक फर्टिलाइजर्स की बोर्ड मीट्स हो रही है, इस पर नजर है। अपोलो पाइप्स बोर्ड बैठक में बोनस इशू पर चर्चा होती हुई दिखेगी। दीपक फर्टिलाइजर QIP इशू प्राइस अप्रूव करने पर फैसला बोर्ड मीट में होता हुआ दिखेगा। कल शनिवार के दिन 23 अक्टूबर निफ्टी में ICICI बैंक और वायदा बाजार में MCX के नंबर्स पर फोकस रहेगा। 24 अक्टूबर संडे के दिन ICC T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान मैच सब एंजॉय करेंगे। इसके अलावा सोमवार के दिन 25 अक्टूबर निफ्टी स्पेस में टेक महिंद्रा के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वायदा बाजार में HDFC, AMC, रैमको सीमेंट, कोलगेट, इंडस टावर, कोफोर्ज, SRF, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स और कैश स्पेस की भी लंबी लिस्ट है जिस पर नजर रहेगी। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, सरकार अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के 4 ट्रांच लॉन्च करने जा रही है। पहले ट्रांच के लिए जो एप्लीकेशन है वो 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर यानी सोमवार से लेकर पूरे हफ्ते के बीच एक्सेप्ट की जाएगी, तो इस पर नजर रखिए। और L&T इन्फोटेक का एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ 25 अक्टूबर को दिखेगा, तो सोमवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। तो मानसी, आप कह रही कि संडे को सब लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय करेंगे, अगर किसी को संडे ऑफिस आना पड़ जाए तो सर फिर ऑफिस में देखेंगे। चलिए, मानसी जी वॉलंटरीली तैयार है संडे को आने के लिए। बिल्कुल, तो मैं अभी बोल देता हूँ अमर से कि संडे के लिए एक एक्स्ट्रा एंकर आपके पास है। किसी को कहा था? तो मैं नाम लेके बोलता थोड़ी ये जवाब होता था। आइए बताइए वरुण, आपके पास कौन सी खबर है? अनिल जी, नतीजे हैं काफ़ी सारे, कुछ तो अभी भी आ ही रहे हैं, कुछ जो आ चुके हैं वो बताता हूँ। PVR यहाँ पे नतीजे आए और कंपनी का जो घाटा है 153 करोड़ पे आया है। हालांकि घाटा कम हुआ है 219 करोड़ से घटकर, और आय जो है वो बड़ी है 59 करोड़ से बढ़ के 120 करोड़ के आसपास आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके अलावा आयोनक्स लीजर, यहाँ पे कंपनी की आय जो है 22 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ पे आई है। घाटा जो है 122 करोड़ से घटकर करीब 88 करोड़ पे आया है। फेडरल बैंक मुनाफा 460 करोड़ पे आया है, अनुमान से बेहतर है। इसके अलावा ग्रॉस NPS जो है 3.5% से घटकर 3.24% पे आए हैं। येस बैंक कंपनी का मुनाफा जो है 129 करोड़ से बढ़कर 226 करोड़ पे आया है। ग्रॉस NPA 15.6% से घटकर 15% पे आए हैं। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, यहाँ पे कंपनी का मुनाफा 14 करोड़ से बढ़कर करीब 62.8 करोड़ पे आया है। मार्जिन 12.6% से बढ़कर 14.6% पे आए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज कंपनी का जो मुनाफा है 175 करोड़ से बढ़कर 229 करोड़ पे आया है। आय में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन जो है घटे हैं 18.6% से घटकर 16% पे आए हैं। इसके अलावा खबरों में हमने आपको वेंकीस SKM एग के लिए खबर दी, जिसके चलते इन काउंटर्स पे इम्पैक्ट भी देखने मिला। अंडा उत्पादन और प्रोसेस एक्सपोर्ट्स में जो हाइजीन है उसके लिए नए नियम आए हैं, जिसके चलते प्रक्रिया और क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन जो है वो जरूरी हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट इन काउंटर्स पे देखने मिला। इंडियन यूम पाइप, इस कंपनी को 156 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वेल्सपन कॉर्प, BP इंडिया प्राइवेट के साथ इस कंपनी ने एक MOU किया है। कार्बन एमिशन से निपटने के लिए मिलकर जो विकल्प है वो ये कंपनियां आप तलाशेंगी। BPCL भारत ओमाइन रिफाइनरी के साथ जो मर्जर है उसको मंजूरी मिल चुकी है। पेट्रोनेट LNG, इस कंपनी ने कहा है कि दहेज में पेटकेम प्लांट लगाने की योजना है। कीमत में उतार चढ़ाव की मांग में असर हुआ है, और भारत में गैस के लिए अगले 3 से 4 दशक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कैडिला एक दवाई के फेज 2 ट्रायल के लिए इस कंपनी को एनरोलमेंट शुरू किया इस कंपनी ने। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की तरफ से ये बयान आया है कि दिवाली के बाद सिनेमा हॉल जो है वो पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इस तरह का बयान उनके तरफ से आया है महाराष्ट्र के लिए। स्टर्लिंग एंड विल्सन, यहाँ जो रेटिंग है इंडिया रेटिंग ने इवॉल्विंग से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दी है। इंडसइंड बैंक और RBL बैंक ने MCLR में कटौती की है। इंडसइंड बैंक ने 0.05% और RBL बैंक ने 0.15% से 0.2%। एशियन पेंट्स में LIC ने Q2 में हिस्सा बेचा है 2.33% से घटकर 1.49%, और IEX में 28 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। तो अभी 50% कैपेसिटी पे खुले हैं? हाँ, अभी 50% कैपेसिटी पे खुले। पूरी रिसर्च की आपने?
हाँ अनिल जी, आज से अच्छा, तो जैसे सपोज आप मूवी देखने जा रहे हैं अपने बेटर हाफ के साथ, हाँ। 50% कैपेसिटी में, तो एक सीट छोड़ के आपको बिठाएंगे, कैसे होगा? वैसे ही करेंगे अनिल जी शायद। अब मैं शायद नहीं, मैं तो रिसर्च चाहता हूँ, पूरी पक्की रिसर्च बताइए। अनिल जी 50% के साथ खुले ये पता है, अब पीवीआर कैसे बिठा रहे ये नहीं पता, जाके देखना वही तो पड़ेगा। पता करना है ना कि भाई साथ साथ में बिठा के 2 सीट छोड़ेगा या आप यहाँ बैठेंगे बीच में एक सीट और उसके बाद। आज शाम को जाता हूँ चैनल चेक करने देख के आता हूँ। चलिए वरुण, मंडे को आप सबको बताएंगे कि किस तरह से 50% कैपेसिटी पे सिनेमा हॉल खोला। सर थिएटर्स ने अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो आधी उनकी ऑडियंस वैसी नहीं आएगी जो टारगेट ऑडियंस है। देखिए ये नेक्स्ट जनरेशन है ना भाई। हाँ, हमारा तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो अकेले अकेले भी चले जाते पिक्चर देखते। चलिए आइए बढ़ते आगे, लेकिन एक कुछ बेहतरीन कॉल्स और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, उससे पहले जल्दी से एक बार वागले साहब के पास पहुंचेंगे। उनकी तरफ से एक कॉल है, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी मेरे को 2 कॉल देने हैं, आप एक ही बिल में 2 कर दीजिए। एक बाय कॉल है, एक सेल कॉल है। बाय कॉल उसमें जो रिजल्ट के बाद ये माहौल में ऊपर है 3-3.5%, 4%। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। 100 का जो रेजिस्टेंस इसने निकाला है, मुझे 106 तक का टारगेट आज के दिन में ही लगता है, आज या मंडे। पोजिशनली इसमें 115, 120, इवन 130 तक जाने की ताकत है। पैटर्न इतना क्लियर है, इसमें 1 महीना भर लग सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लेना होगा। वैसे मेरा आज का इंट्राडे स्टॉप लॉस 90 है। पोजिशनली अगर आपको ट्रेड लेना है तो 90 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट, ये व्यू है। दूसरा कॉल है सिप्ला जो बेचे। फार्मा बहुत ही वीक है, मुझे लगता है ये हेज कॉल हो जाएगा। दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि मार्केट डायरेक्शन तो डाउन है। तो सिप्ला में अगर आप बेचते हो 890, 96 तक बेचे, 903 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है ये 875 का पहला टारगेट में आ सकता है। दूसरा टारगेट, हाँ, आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से हमने अंदाजा लगाने की कोशिश तो की कि कौन से वर्ड्स आप बोल रहे होंगे। सुन बराबर नहीं पाए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, कनेक्शन जब तक ठीक हो आप एक बार जरा मैसेज भी भेज दीजिए, लेवल्स क्या है। अच्छा आ गए, क्या बात है, हमारी टीम तो बड़ी गजब की है भाई। हम नहीं सुन पाए, हमारी टीम ने सुन लिया अंदर। अच्छा वाह। 90 रुपये 95 पैसे का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस फेडरल बैंक में। टारगेट रखिएगा 106 और 130 ना, ये कुछ गड़बड़ है। वही इतना फर्क नहीं हो सकता 25% का। 106 और 130 ये टारगेट थोड़े ज्यादा। 106 वाला ठीक है। अच्छा पोजीशनल लंबे वाले हैं, हाँ, रख के छोड़ेंगे तो 130। ओके, और इस बीच 903 रुपये का लगाइएगा स्टॉप लॉस सिप्ला में, और यहाँ शॉर्ट कीजिए 875 के टारगेट के लिए। अगला बिगुल है विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। सर ये दिवाली खुशियों वाली और ये दिवाली बैंक निफ्टी रॉकेट वाली। देखिए मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी विल सरप्राइज एवरीवन, और ऐसा कहा जाएगा कि बैंक निफ्टी विल लीड द निफ्टी, जो हमने कल भी कहा था और मेरा और जय का दोनों का सिमिलर व्यू था। यहाँ से मुझे लगता है अनिल जी जो इंट्राडे में सेलिंग आई है वो एब्जॉर्ब हो गई है। बैंक निफ्टी का 40,400 का कॉल ऑप्शन जब मैंने मैसेज किया था आपको 330 था, तो इसीलिए मैंने आपको वापस रिपीट मैसेज किया। मुझे लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी एटलीस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली दिखा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट ड्यू है, और अनिल जी आप समझिए आईसीआईसीआई बैंक के 760 के कॉल में मेहनत हुआ है, और अगर कुछ अच्छे नंबर्स आ गए तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक विल रन थ्रू द रूफ। तो यहाँ पे 40,400 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। अभी फिलहाल 424 आ चुका है, मेरे हिसाब से 400 तक मिलता है तो ऐड करिए, 430 400 की रेंज में अक्यूमुलेट करिए। 300 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 50 के टारगेट हो सकते हैं 40,400 बैंक निफ्टी के कॉल में। बताओ कितना बताया अनिल जी? 750। ओके, बैंक निफ्टी का 40,400 का टारगेट। ओके, बैंक निफ्टी में बाय या सेल कॉल आप जब भी दे 100 पॉइंट तो ये मान के चलें कि जब आपका मन होगा। देखो आपका मन कब होगा कॉल देने का? जब कोई मूव आ रहा हो, और मूव जब आ रहा हो तो फिर वो रुकता नहीं है। बैंक निफ्टी अपने वो कॉलेज के दिनों को याद करके वापस से उस तरह से एकदम एनर्जेटिक हो गया है। ऐसे फट 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 ऐसे चलता है। इसलिए 50-100 पॉइंट तो आपके सोचते सोचते ज़्यादा देर तक घूर के देखो आप स्क्रीन को तब भी मूव हो जाता है, वैसा हाल है। तो बैंक निफ्टी 40,400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 400 से 425 रुपए की रेंज में।
300 का स्टॉप लॉस, 750 का टारगेट। तरुण है तैयार हमारे साथ बताने के लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर और बेहद इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, ये वो खबर है जिससे सारे लोग बहुत बार जूझ चुके हैं। हमने भी बड़ी जोर शोर से इसको लेकर आवाज़ उठाई थी और बड़ी परेशानी थी कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो लगा रहता है, लॉस हो जाए लोग थोड़े दुखी भी होते हैं, लेकिन लॉस अपनी गलती से हो तो कम दुख होता है, दूसरों की गलती से ज़्यादा होता है। करेक्ट। और दूसरों की गलती में भी क्या है, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, मार्केट का डायरेक्शन या स्टॉक का डायरेक्शन आप सही जज नहीं कर पाए, इसलिए लॉस हो गया तो भी ठीक है, लेकिन लॉस इस वजह से हो कि किसी ब्रोकर का टर्मिनल बंद हो जाए, किसी एक्सचेंज में टेक्निकल ग्लिच आ जाए, तो फिर आदमी लेने को तैयार नहीं, विच इज़ राइट ऑल्सो। तो तरुण हमें एक इंटरेस्टिंग खबर इसी से जुड़ी हुई बता रहे कि इसमें क्या बदलाव आ सकता है। टेक्निकल ग्लिचेस तो बंद नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ बदलने वाला है तरुण, बताइए। बिल्कुल अनिल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो जैसे कि आपने कहा कि टेक्निकल ग्लिच एक बड़ी समस्या है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, वर्ल्ड ओवर ये बड़ी, कम है। हाँ, वर्ल्ड ओवर ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन सेबी इसको टैकल करना चाह रहा है। अभी जो नियम है, अभी टेक्निकल ग्लिच यदि आया उसके बाद के एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग टाइम है उसको बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया, इस पे कोई नियम नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। 24 फरवरी को जो एनएससी में टेक्निकल ग्लिच आया था, उसके बाद जो टाइम बढ़ाए गए थे, वो टाइम इसलिए बढ़ाए गए थे और एक कंसेंसस क्रिएट करके बढ़ाए गए थे। मतलब एनएससी ने सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमें बढ़ाना चाहिए, लोग अपना सौदा कट कर सके, लेकिन अब सेबी इस पे एक नियम लाने की प्लान कर रहा है और इसके लिए उन्होंने एक्सचेंजेस से बातचीत स्टार्ट करी है। एक इनिशियल फेज स्टार्ट हुआ है, उनसे उनके व्यूज जानने की कोशिश करिए कि क्या व्यूज वो रखते हैं। तो मोस्टली एक्सचेंज चाहते हैं कि यदि कोई बड़ा टेक्निकल ग्लिच हो तो उसके बाद टाइमिंग बढ़ा दी जाए, लेकिन ये इक्विटी कमोडिटी के लिए तो बढ़ा दी जाए, लेकिन करेंसी जो कि अभी मतलब इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, अभी नहीं हुआ है और जो टाइमिंग है वो भी उसके डिफर करते हैं, तो उस पे यदि नहीं भी बढ़ेगा तो भी चलेगा। तो जो सेबी है उन्होंने एक्सचेंजेस के साथ ये बातचीत स्टार्ट करी है और एक पर्टिकुलर एक नॉर्म्स बनाया जाए, यदि इतने देर का टेक्निकल ग्लिच है तो हम इतनी देर खोल सकते हैं, या जरूरत कितनी देर के बाद लगेगी कि टेक्निकल ग्लिच आया है तो मार्केट खोलने की। तो उसके लिए सेबी ने एक्सचेंजेस से बातचीत स्टार्ट करी है और हम देखेंगे कि आने वाले समय में सेबी तो अभी ये मामला किस लेवल तक पहुंचा है? मतलब अभी खाली चर्चा चल रही है, विचार बना रहे हैं कि कोई कमेटी वमेटी बन गई, रिपोर्ट बन रही, क्या हुआ है? नहीं सर, एक्सचेंजेस को मेल चला गया है, एक्सचेंजेस से फॉर्मली एक डिस्कशन फीडबैक ले रहे हैं कि वो उनका व्यू पॉइंट क्या है। और एक्सचेंजेस का, क्योंकि सर जो 24 फरवरी वाला जो मामला था वो काफी सीरियस था, तो उसके बाद से सभी चाहते हैं कि, और जैसे कि आपने भी कहा कि टेक्निकल ग्लिच रोक पाना वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। करेक्ट। तो इसलिए नियम यहाँ पे होना जरूरी है, जिससे एक प्रोसेस रहे कि क्या करना चाहिए। गाड़ी चलाएंगे तो कभी न कभी एक्सीडेंट होगा, कहीं टच हो सकती है, स्क्रैच आ सकते हैं, वो तो हो गई, लेकिन आपको सावधानी क्या रख सकते हैं, आप उसके बाद क्या करना है वो पता होना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेबी की तरफ से अच्छा कदम है ये, सराहनीय है कि देखिए टेक्निकल ग्लिच को लेकर पहले एक रूल और भी आया था, पेनल्टी वाला भी रूल आया था कि जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर किस तरह से पेनल्टी लगेगी। अब ये दूसरी चीज़ है और ये दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि एक रूल ही बन जाए कि ग्लिच की वजह से इतनी देर बंद हुआ तो कितनी देर आपको एक्सटेंड करना है, तो सबको पता है, क्लैरिटी है। फिर क्या होता है, पता चला कि आप 3:15 पे मार्केट खुला है, 3:30 तक आपको पता ही नहीं, आपाधापी मची, और मेरा काटो, मेरा ये करो। आपको पता है कि भाई 3 घंटे मार्केट बंद है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा खुलेंगे, 1 घंटा, तो देन यू नो इट। बिल्कुल वो रूल है। जैसे कैसे अभी हर क्वार्टरली रूल आते हैं ना, सेंसेक्स निफ्टी में सर्किट कहाँ लगेंगे, इंडेक्स के सर्किट फिल्टर आते हैं, सेम वैसे तो सबको पता है कि क्या है। तो अच्छी बात है, ये बढ़िया एक कदम है और लोगों को आराम से मौका भी मिलेगा। और जिस दिन टेक्निकल ग्लिच आ जाए उस दिन हम, आप, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, कोई भी 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करने में माइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल है ना। सर 24 फरवरी को तो बहुत कंफ्यूजन था, मुझे याद है हमने क्लोजिंग शो शुरू कर दिया था, तब तक भी मार्केट नहीं खुला था, फिर बाद में पता चला कि उस समय ये भी और कुछ ऑनलाइन जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस है उन्होंने धड़ पोजीशन काट दी, उसके बाद कोई कुछ भी भाव में स्टॉक बिक गए, कोई ऊपर हो गए, नीचे हो गए। बट एनीवे, गलतियां होती, वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो हम सब ये सीख रहे हैं कि अब अगली बार कुछ ऐसा भगवान न करे हो, और हो तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, इस पर एक गाइडलाइन बनने की तैयारी में। तो टेक्निकल ग्लिच नहीं होगी इसकी तो गारंटी नहीं, लेकिन टेक्निकल ग्लिच को कैसे हैंडल किया जाएगा इसको लेकर सेबी एक अच्छा कदम उठाने की तैयारी में है, इन्वेस्टर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, एक्सचेंजेस के लिए। इस पर ध्यान रखिएगा।
आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। आशु सर से एक बार जरा मार्केट पर राय ले ली जाए और कोई अगर उनका स्प्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी पर है बताएं सर। अनिल जी देखिए, मार्केट मुझको पिछले हफ्ते से ही खराब लग रहा है एंड आई कंटिन्यू टू होल्ड दैट वे दैट व्यू। और अनिल जी एक ही जो सेफ हेवन या सेफेस्ट हेवन है वो बैंक्स हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी आप सब लोग ट्रैक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। तो अनिल जी कंटिन्यू व्यू वही है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, दे आर द सेफेस्ट हेवन। बट अनिल जी हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि ये सेफेस्ट हेवन है और इसी में सारा काम है। हैविंग सेड दैट अनिल जी बाकी सारा जो अक्रॉस द मार्केट है ना उसमें बहुत ज्यादा मतलब खराबी दिख रही है और मुझे लगता है कि अनिल जी निफ्टी और जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अब मैं होप सिर्फ ये करता हूं अनिल जी, जो पिछले 2 महीने से मैं आपसे बात करता हूं कि जो एक्सपायरी है जो स्टॉक्स की अक्सर है, जो हैशटैग एक्सीडेंट हैं, वो लास्ट वीक नहीं कटते, लास्ट वीक से पहले कट जाते हैं क्योंकि वो मार्जिन बढ़ जाते हैं। और कल और आज में हमने देखा कि काफी स्टॉक्स में अनिल जी काफी पॉपुलर स्टॉक्स में गिरावट आई, लेकिन इनमें कोई बाउंस बैक मीनिंगफुल आएगा अनिल जी अदर देन बैंक्स मुझे नहीं लगता। तो अनिल जी राइट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब टाटा कैम से लेके मैकडॉवेल और कोई भी अगर आप पॉपुलर स्टॉक देखें जिसमें अनिल जी मैंने कहा था कि एक बार बुक कर लेना चाहिए क्योंकि इट इज टू गुड, इट इज मतलब ड्रीम प्रॉफिट है जो लोगों को आया है, तो मतलब बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अनिल जी व्यू अभी भी यही है, मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी आईटीसी से लेके काफी सारे स्टॉक्स तो मुझे लग रहा है फिर से लोग पब्लिक फंस रही है और वो शॉर्ट कैंडिडेट्स बन रहे हैं। लेकिन मैं शॉर्ट की राय अनिल जी नहीं दे रहा हूं, लेकिन राय सिर्फ ये है कि ऊपर में बिल्कुल कोशिश करें एवरी रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आज भी आ रहा है, अभी रिवर्सल कल भी आया था, रिवर्सल परसों भी आया था, लेकिन उस रिवर्सल में अनिल जी निकलने की कोशिश करें। मैं फिर बोल रहा हूं कोई नई कॉल नहीं है, एक ग्रैनुअल्स की कॉल दी थी अनिल जी, ग्रैनुअल्स अभी भी प्रॉफिट में है, उसके अलावा मुझे कोई कॉल ऐसी समझ नहीं आती है। छोटा मोटा ट्रेडिंग अलग बात है, लेकिन वो मीनिंगफुल जिसमें कुछ दिखे। एक स्टॉक है अनिल जी लॉरेस लैब, जिसमें कैश का स्टॉक था, अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं किया तो उसमें एक बड़ी गिरावट आई है, वो फ्यूचर में जा रहा है। तो अनिल जी फ्यूचर में जाने के बाद उसमें रिपेयर ट्रेड मैं जरूर शेयर करूंगा अगर किसी ने नहीं काटा तो। ऑन द कॉन्ट्री जी सेठी साहब आएंगे तो उनसे ही पूछना, क्योंकि उसी दिन या अगले दिन उन्होंने भी कॉल दी थी और मैंने शायद धन्यवाद दिया था उनको कि मतलब उन्होंने लॉरेस लैब दिया था। बट इतनी बड़ी गिरावट किस लिए आई है? तो अनिल जी ये जो एक्सीडेंट हैशटैग एक्सीडेंट्स हैं अनिल जी, ये सीजन स्टार्ट है, ये सिर्फ वीकली है, एक्सपायरी है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अनिल जी एक्सट्रीम कॉशन है मेरे हिसाब से कि बाउंस बैक में बेचना चाहिए। मनी मेकिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट नाउ, पैसा बिल्कुल हाथ में रखना चाहिए। सेफ हेवन, सेफेस्ट हेवन अभी भी बैंक्स हैं, लेड बाय पीएसयू बैंक से आईसीआईसीआई एक्सिस भी अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल जी वो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी लेड में, लेकिन वो बहुत सिमटा हुआ मार्केट अनिल जी, उसको देख के बाकी चीजें और खराब हो रही हैं। तो मुझे अनिल जी अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी खास। चलो मान लिया आपको अच्छा नहीं लग रहा, पिछले हफ्ते आपने कहा भी था कि चलो थोड़ा हल्के हो जाओ। अब अगर समझो कोई आपकी बात सुन के पिछले हफ्ते हल्के हो गया, अब 500-600 पॉइंट नीचे निफ्टी, अब भी नहीं लेना है तो फिर कब लेना है? अनिल जी देखिए, गेम हम सब बोलते हैं कि स्टॉक्स के अंदर है, स्टॉक्स में अनिल जी अभी भी गिरावट दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा अनिल जी, अगर नहीं भी गिरावट दिखती, क्या ये वैसे ही बाउंस बैक वापस दिख रहा है स्टॉक्स के अंदर? अनिल जी वो बाउंस बैक नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि अनिल जी वो ना वो पेशेंस टेस्टिंग भी होती है। अनिल जी आप कितना मर्जी कहें, आज भी अगर किसी ने, मैं कह रहा हूं टाटा कैम बहुत अच्छा स्टॉक है, एलएनटी बहुत अच्छा स्टॉक है, हमने सब कुछ दिया, लेकिन अनिल जी लॉन्ग टर्म का लेने का मतलब ये तो नहीं ना कि लेते ही 15-20% आ जाए। और अनिल जी चाहे भी, या तो ऐसा पोर्टफोलियो कोई होता नहीं है कि मैं बिल्कुल देखना ही बंद कर दूं। अनिल जी कोई बड़े से बड़ा भी लॉन्ग टर्म है, वो अपनी एनएवी रोज चेक करता है या अक्सर चेक करता है, निकालता है। तो अनिल जी वो 20% नीचे आ जाए तो कैसा लगता है? मतलब अभी 4 दिन पहले टाटा कैम ही 1150 था, तो अनिल जी 1100 से ऊपर हमने कहा कि कुछ भी हो एक बार निकल जाओ। अब अनिल जी 1040, 1000 भी टूट गया आज। तो ये स्टॉक्स अनिल जी कहां जा सकते हैं कुछ नहीं कहना। तो अनिल जी अच्छे तो स्टॉक्स हैं, लेकिन अच्छे भाव क्या दिखा सकते हैं नहीं पता। तो अनिल जी अभी मतलब जब तक वो भाव सेटल नहीं होते मुझे नहीं लगता अनिल जी लेना चाहिए। अनिल जी मुझे तो आईटीसी बहुत खराब लग रहा है। मुझे सुबह से 245 से कल से जो 245 हुआ, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट बन गया है। अब अनिल जी कितना नीचे जा सकता है, क्योंकि 250 के ऊपर फिर इसने ट्रैक्शन दिखाई। तो आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं है, लेकिन अनिल जिसने अगर 250 का लिया, अगर 220 आ गया उसका, तो फिर 10-15% निकल गया। तो अनिल जी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है, इसलिए मुझे अभी लगता है कि बहुत एक्सट्रीम कॉशन रखना चाहिए। यस, हैविंग सेड दैट, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, स्टेट बैंक में आप रहेंगे, और अगर इनमें डिप्स आते हैं तो अनिल जी हर डिप में, इंट्राडे डिप में भी देखिए रिवर्सल देते हैं। तो बस यही अनिल जी सेफ हेवन है। खरीदारी करें, लेकिन सिर्फ कहीं सेलेक्टिवली, अदरवाइज सावधान रहे। इस बीच खरीदारी करने की राय वागले साहब की सही, सटीक, एकदम परफेक्ट साबित हुई। शो की शुरुआत में पहला बिगुल वागले साहब के लिए था। फेडरल बैंक 101 रुपये 25 पैसे में उन्होंने कहा खरीदिए। 106 का टारगेट, भाव आपके सामने 106 का टारगेट हासिल करके आया है। बहुत ही बेहतरीन कॉल वागले साहब, जिन्होंने खरीदा है
प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, नए टारगेट, नए स्टॉप लॉस बताएं सर। अनिल जी, ये माहौल में प्रॉफिट बुक करना ठीक होगा, स्पेशली अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, आज का है या आज और कल का है, तो 4-5% दिन में कुछ मिनटों में मिल रहा है वो बहुत ही अच्छे लेने चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, जैसे अभी आशुष जी बोल रहे थे बैंकिंग SBI वगैरह वो रिकमेंड कर रहे थे, वो व्यू के साथ अगर 2-3 हफ्तों के व्यू के साथ लेना है तो मेरे को फेडरल बैंक 120 और 130 के बीच में दिखता है, लेकिन आपका उसमें स्टॉप लॉस 90 का होना चाहिए, तो हल्की सी गिरावट पे भी लिया जा सकता है। अनिल जी, मैं एक्चुअली सिप्ला का कॉल दे रहा था, उसमें उतने में अपनी ऑडियो कट हो गया, तो वो मैं देना चाहता हूँ। नहीं, सिप्ला का ले लिया हमने कॉल आपका। देखो मैं बताता हूँ, 891-92 में आपने बोला शॉर्ट करिए, 891 892 में 903 का स्टॉप लॉस लगाइए, 875 का टारगेट बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, ऐसा थोड़ी आपका कॉल ले जाएगा, ऐसा हो सकता है क्लोजिंग शो का पहला बिगुलिया बनाए आपके लिए। चलिए अब बिगुल बजेगा किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है, ये साधारण ब्रेकआउट नहीं है। ये ब्रेकआउट जो है वो 2019 के टॉप्स के साथ अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा है, और स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में बाय करने की सलाह है, और आपका व्यू थोड़ा सा एक हफ्ते का रहना चाहिए, अगले गुरुवार तक, यानी इस मंथली एक्सपायरी के टाइम। तो मेरा मानना है कि एक्सिस बैंक का 820 का कॉल अभी जो 22 रुपए 50 पैसे 23 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस इधर रहेगा लगभग 16 रुपए का, और टारगेट्स इधर से मुझे लगता है 45 के देखने मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ब्रेकआउट आ रहा है काफी स्ट्रांग रहेगा। थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने एक अच्छा बाय कॉल दिया है बैंक निफ्टी पे, तो एक्सिस बैंक पार्टिसिपेट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और 220 के कॉल में लगभग 28 लाख शेयर्स है जो ट्रैप होते नजर आ जाएंगे। तो इसके चलते एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल जानी चाहिए एक्सिस बैंक में। तो मंथली एक्सपायरी का के टाइम टारगेट के हिसाब से बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आपको 45 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रिस्क के हिसाब से बहुत कम रिस्क है, रिवॉर्ड काफी बड़ा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में भी फेवरेबल है ये कॉल। एक्सिस बैंक 820 का कॉल खरीदने की राय किरण जी की तरफ से आपके लिए आती दे रही है। ऑप्शंस के जरिए ट्रेड बेहतर रहेगा इस समय। 45 का टारगेट, 16 का है स्टॉप लॉस। आइए दिग्गजों पर है नजर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार नतीजों से पहले काफी सुस्त होता हुआ दिखा है, पर नतीजे किस तरह के रहेंगे रिलायंस के, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताएं क्या है बाजार का अनुमान। देखिए दीप, स्टॉक सुस्त है, नतीजे भी सुस्त ही रहने वाले हैं। इसके स्टॉक में सुस्ती है, क्यों? क्योंकि देखिए रेवेन्यूज तो बढ़ेंगे इस कंपनी के, नो डाउट, थोड़ा बहुत कच्चे तेल का फायदा भी मिलेगा, और बेसिकली इस कंपनी के जो रेवेन्यूज को ड्राइव कर रहा है वो इस कंपनी का रिटेल कारोबार है, और साथ ही साथ डिजिटल कारोबार है, वहाँ से अच्छी ग्रोथ आएगी। नो डाउट कंपनी का जो रिफाइनिंग थ्रूपुट है वो बढ़ेगा। पिछले क्वार्टर में शटडाउन लिए थे कंपनी ने, इसके लिए रिफाइनिंग में दिक्कत थी, इस बार वो दिक्कत नहीं रहेगी, इसके लिए रिफाइनिंग का कारोबार अच्छा करेगा। लेकिन पेट्रोकेम का जो कारोबार है वहाँ पे आपको शायद थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है, और इसी का इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे होगा। रेवेन्यूज 11.5% के आसपास बढ़ेंगे, लेकिन एबिटा जो है उसमें महज 2.3% की बढ़ोतरी होगी, और एबिटा मार्जिन जो है 16.7% से गिर के 15.3% पे आने वाले हैं। मुनाफा जो है कंपनी का करीब 7-7.5% गिरने वाला है, 12,800 करोड़ के आसपास ही आएगा। कंपनी का जो जियो का कारोबार है वहाँ पे आपको खास नजर रखनी है। रेवेन्यूज तो करीब 4-5% के आसपास बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी की जो आरपूज है उसमें गिरावट हो सकती है। माना जा रहा है कि करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी, 138.4 से घट के ये करीब 137% के आसपास आने वाले हैं। तो थोड़े सुस्त नतीजे रहेंगे इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के। सुस्त रहेंगे, थोड़े सुस्ती रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कौन बताएगा? पूर्वानुमान कल है ना आईसीआईसीआई बैंक? हाँ कल है, तो हाँ वो भी रेडी करो तो पता चले, क्योंकि मंडे को आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस दो ही तो डिसाइड करेंगे मार्केट किधर जाना है। सही बात है, करेक्ट। एक बैंक निफ्टी का डिसाइड करेगा, दूसरा निफ्टी का डिसाइड करेगा, तो एक बार उसका भी अनुमान समझना, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक मजबूत खड़ा है एकदम रिजल्ट के पहले अब तक, होल्ड कर रहा है। तो ये अच्छे रिजल्ट डिस्काउंट कर रहा है, रिलायंस खराब रिजल्ट डिस्काउंट कर रहा है। हाँ, तो अब देखो क्या होता है, लेट्स सी। चलिए ठीक है, तो इंतजार है दो दिग्गजों के नतीजों का, पर जो एक्शन हो रहा है इंडेक्स पर, इसमें आपको क्या बनानी है स्ट्रैटेजी, आइए इस पर भी डालते हैं नजर अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
अनिल जी, यूएस के फ्यूचर्स तो ठीक ही दिख रहे हैं सर, सुबह से ही कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, हल्की बढ़त दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर ही हुए हैं, खराब तो नहीं हुए हैं। हालांकि बॉन्ड यील्ड इनकी 1 पॉइंट्स के करीब पहुंच गई, तो ये एक थोड़ी चिंता है, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में हमने कल यूएस में एक्शन नहीं देखा, बट आज सुबह फ्यूचर्स जरूर रिएक्ट करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा यूरोप के बाजार, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है सर, आधे से 1% तक की तेजी है। और एशिया में भी हमने थोड़ा ठीक ठाक ही कारोबार देखा। चीन थोड़ा सुस्त था, पर उसके सामने जापान और हांगकांग पॉजिटिव ही रहे। तो ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है सर, हमें क्या करना है? देखो, ग्लोबल में दो चीज़ें सुस्त है, तो या तो ये कि ट्रेंड तो तेजी का बना हुआ है लगातार तो है, लेकिन दूसरा एक तरफ ये कि 6-7 दिन से लगातार रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं S&P में, तो कहीं तो रुकेगा वो भी। अगर इसी फ्राइडे रुक गया तो मंडे को क्या होगा भगवान जाने। फिर ऊपर से आपके रिलायंस और ICICI बैंक के 2 बड़े रिजल्ट हैं, सो अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है जी। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ FIs की बिकवाली भरपूर है, जितनी चाहिए उतनी है, रोज जिसको जितना चाहिए उतना बेच रहा है, सप्लाई है, फुल सप्लाई है, ठीक है। अब इस बीच में अच्छा क्या है? अच्छी 2 चीज़ें हैं। एक, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आप आ रहे हैं, 17,950, 18,050, ये 100 पॉइंट की रेंज है, क्लोजिंग बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसे मक्खन की तरह ऐसे तोड़ के नीचे निकल जाएगा या यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस घूमेगा? अब उसके लिए जो डेटा है, डेटा आपको ये बता रहा है कि घूमना चाहिए। हाँ, चलिए अच्छा है। लेकिन मैं तो डेटा के साथ जाता हूँ हमेशा। और महीने में अगर 30 दिन है तो 30 दिन में से 25 दिन डेटा सही होते हैं, 5 दिन कौन से गलत होंगे मुझे नहीं पता। वो अनएक्सपेक्टेड कभी किसी दिन की कोई न्यूज आ जाए, अगर समझो आज डेटा कुछ भी बता रहे हैं लेकिन डाउ 400-500 गिर जाए तो फिर क्या? करेक्ट। सो डेटा के हिसाब से 0.82 का पुट कॉल रेशियो है, विच इज ओवरसोल्ड, 100% ओवरसोल्ड। काफी समय से इतना लो नहीं देखा। सो काफी ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशियो। इस ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में 18,000 के नजदीक बेचना तो नहीं बनता है। फिर भी किसी की बहुत इच्छा है तो 17,950 टूट जाए फिर बेच देना, 100 पॉइंट छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है जहाँ से ट्रेंड खराब होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बेचना है तो अब 17,950 के नीचे बेचना चाहिए, अदरवाइज नहीं बेचना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,900, 17,950 का, तो इस रेंज में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 17,900, 950 के आसपास रख लें। एक बाउंस बैक आपको 18,200 तक का वापस मिल सकता है, 200, 250 की रेंज तक का, वहाँ पर आप वापस से हल्के हो सकते हैं अगर खरीदारी करना चाहें तो। या फिर आप चाहें तो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, फ्रेश शॉर्ट, और नीचे बने तो बनाएं। अदरवाइज तीसरा तरीका है कि कुछ ना करें, इंतज़ार करें, अपने भाव का आ जाएं, एग्जिट करने की कोशिश करें। सुबह भी तेजी में हम यही बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ऊपर में आपको अब एग्जिट भी करना चाहिए। वो एक तरफा मार्केट से आप दोनों तरफ वाले मार्केट में आ चुके हैं, सो वो वाली बात है। तो बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, निफ्टी सेल ऑन राइज है। हाँ, जब तक कि निफ्टी आपका इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर न निकले तब तक ये, तो ये है आपके लिए दोनों चीज़। तो 18,350 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तब न्यूट्रल होगा, वापस से ऊपर की जाने के लिए न्यूट्रल, क्या सॉरी पॉजिटिव होगा। 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, अदरवाइज 18,350 को जब तक क्लोजिंग बेसिस पर पार नहीं करता तब तक ऊपर बिकवाली भी आनी है। 17,950 के नीचे जब तक बंद नहीं होता तब तक जितने कमजोर है उतनी है, फ्रेश नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आइए बैंक निफ्टी, 40,300 के आसपास बैंक निफ्टी फर्स्ट क्लास परफेक्ट मजबूत है। आज तो 40,150 भी नहीं तोड़ा, करेक्ट। सो और ऊपर के सारे टारगेट हासिल हुए, डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 40,000 के आसपास और ऐड करें, 39,900 का स्टॉप लॉस रखें, 40,500, 550 तक के रास्ते फिर खुलेंगे, लेना चाहिए, सिंपल। तो खरीदारी करने की एब्सोल्युटली। आई थिंक 24 घंटे पहले सर एग्जैक्टली इसी समय, और लगभग निफ्टी का तो वही लेवल था, बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स वहाँ से काफ़ी हाई है, बट निफ्टी का उस समय यही लेवल था, और आपने भी यही सलाह तब भी दी थी और इसी कॉन्फिडेंस से की थी कि निफ्टी मूव करेगा पर बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव करेगा। हाँ, तो और सुबह भी बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय दी थी कि निफ्टी के मुकाबले में दोनों। देखिए अब है ना, वो सिर्फ एक चीज़ करनी ज़रूरी है कि वो बड़ा बड़ा खाने का छोड़ दीजिए कि मतलब मुझे 300 पॉइंट मिलेंगे, 200 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी में, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में। अब आपको छोटा छोटा 50, 75, 100 पॉइंट बन गए निफ्टी में, थैंक यू वेरी मच। 200, 300 बन गए बैंक निफ्टी, थैंक यू वेरी मच। वापस राउंड करते रहो, वो ज़्यादा बढ़िया अगर ट्रेड करना है तो, क्योंकि वो एक तरफा मार्केट से आप दोनों तरफ वाले मार्केट में आ गए, तो मार्केट के टेक्सचर और मूड के हिसाब से आपको करना है। आइए बढ़ते आगे, बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी, पहले तो भले ही स्वीकार कर लें RVNL। अरे भाई साहब, बढ़िया कॉल सर। मैं ऐसा लगा कि नाम IRCTC तो नहीं है कहीं इसका, क्या भागा है, 15-17% देखा था मैंने लास्ट, अभी भी है 18%। 18%, कमाल कर दिया, बधाई सर।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बोलूंगा, रेल विकास निगम लिमिटेड का नया विकास हो रहा है और ये स्टॉक हाफ सेंचुरी मारने को तैयार है। कल और आज में 40% का मूव देखने को मिला आरबीएनएल में। अभी ये 42 के ऊपर आ चुका है। 45 रुपए का इमीडिएट टारगेट, 50 रुपए का दूसरा टारगेट बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा। तो ये तो था आरबीएनएल का अपडेट, और कल जो हमने कॉल दिया था उसके पूरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। अब ये 50 के लिए तैयार हो रहा है। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है, बाय साइड का स्टॉक है। मार्केट्स के अंदर गिरावट है, लेकिन मेरे को तेजी लग रही है स्टॉक के अंदर। भाव चल रहा है 2390। रियल एस्टेट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद आज एक कैंडल फॉर्म हो रही है पॉजिटिव साइड की। कल का हाई ब्रेक हुआ है और स्टॉक यहां से आज और अगले वीक के लिए तेजी करने को तैयार है। खरीदारी करें 2310, 2300 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 2500 का पहला, 2550 का दूसरा। ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेंगे। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी में करे बड़े दिनों बाद राउंड फिगर वाले, नहीं तो क्या लिफाफा लेवल आते हैं। आज 2400 में खरीदे, 2300 का स्टॉप लॉस, 2500 और 2550 का टारगेट। बहुत ही बढ़िया, इजी टू रिमेंबर। आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान जी के लिए एक बिगुल। आशु जी भी देते हैं कॉल्स, बिगुल ही गायब हो गया। आशु जी, लोगों को डर है कहीं आप मंदी का कॉल ना दे, इस चक्कर में आपका बिगुल ही नहीं चल रहा। गजब ही है। चल बिगुल का मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा, आप कॉल दे दे पहले। हाँ अनिल जी देखिए, मुझे निफ्टी में बियर स्प्रेड बनाना है और अनिल जी 1:2 का स्प्रेड है। अनिल जी मेरा मानना है कि आगे पीछे करके ये 18,000 टूटेगा, लेकिन उसको किस तरह से प्ले करना है अनिल जी वो इंपॉर्टेंट है। तो अपने को अनिल जी 18,200 की, मतलब इन द मनी अनिल जी 18,200 की कॉल लेनी है, जिस पुट लेनी है, सॉरी जी 18,200 की पुट लेनी है, इसका भाव है 190 रुपए। और अनिल जी 18,000 की पुट भेजनी है जिसका भाव है 97 रुपए। अनिल जी इस स्प्रेड को बनाने में मुझे 4 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। मैं फिर बोलता हूं अनिल जी 18,200 की एक पुट लेनी है, 18,000 की 2 पुट बेचनी है। इस स्प्रेड को बनाने में अनिल जी क्रेडिट मिलेगा 4 रुपए। ये सेव कहां तक है? 17,800 तक। तो अनिल जी अगर 18,000 टूटता है, 17,900 तक आता है, तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और अनिल जी नहीं टूटता, जो बाउंस बैक आ जाता है, जैसे आप कह रहे हैं बाउंस बैक आज कल भी आया, आज भी आ रहा है, आ भी सकता है, आपका क्या जाएगा अनिल जी? कुछ नहीं जाएगा। ये 4 रुपए आपको 14, 24, 34, 44 रुपए कुछ ना कुछ देके ही जाएंगे। और अगर जैकपॉट लग गया तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अनिल जी देखिए मेरा मानना है कि आगे पीछे करके 18,000 टूटेगा, 17,500 की तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से। बट अनिल जी मोमेंटम टूटा हुआ है निफ्टी का, तो ये स्प्रेड अनिल जी एज एन इंश्योरेंस के अनिल जी अब तो स्टॉक्स में भी लॉसेस शुरू हो गए, जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार 18,000 टूटेगा, बट द बेस्ट पार्ट इज अनिल जी अगर ये नहीं टूटता और हम इसके आसपास ही रहते हैं तो भी प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएंगे तो भी प्रॉफिट होगा। अगर 17,800 के नीचे जाते हैं इस एक्सपायरी में अगले 4 दिन में, छुट्टियों के बाद, तो ही इसमें लॉस होगा। तो अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड है करंट आईवीज के हिसाब से, इसको जरूर बनाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आशु सर की तरफ से आती हुई। 18,200 का पुट खरीदें और 18,000 का पुट बेचे। एक एक लोटिए, इसमें वो क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश न करें, सिर्फ एक लोट खरीदना है और एक लोट बेचना है। मोबाइल ऐप से जुड़ी कंपनियों के लिए अच्छी खबर आ रही है, वो खबर हम आपको बताएं। उससे पहले विश्वेश जी तैयार है एक बिगुल के साथ, और विश्वेश जी कह रहे हैं भाई मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी से। तो जरा आशीष जी आप इंतजार कीजिए, विश्वेश जी पहले बिगुल। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, अगर हम मंडे की बात करें तो हमने ये डिस्कस किया था कि पीसीआर जो वीकली का ओवरसोल्ड था वो डायरेक्शनल इंडिकेटर था और दैट वाज इंडिकेटिंग एक्सपायरी निफ्टी के नीचे आएगी। और मंथली का पीसीआर अभी अनिल जी आप 0.8 बोल रहे थे, मैं 0.62 बोलता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, 28 अक्टूबर के पुट का ओआई देख रहा हूँ विच इज 5 करोड़ 26 लाख और कॉल का ओआई देखता हूँ 8 करोड़ 45 लाख। अब इसके सामने 18,000 के पुट में अगर आप करंटली ओआई देखते हो अनिल जी, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है विच इज 41 लाख। 4 दिन से हम गिर रहे हैं अनिल जी, एक गैप का एरिया है 18,000 के आसपास हमने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। मुझे लगता है इट इज द रीजन जहां से बाउंस बैक ड्यू है। बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, निफ्टी में रिलायंस का रिजल्ट है, हाईएस्ट पुट राइटिंग की रीजन है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है। आई थिंक इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड,
लेकिन इसको रिस्क डिफाइंड फ्रेमवर्क में लेना चाहिए। तो अनिल जी, आशु जी ने बेयर स्प्रेड दिया, क्रेडिट दिया, तो आशु जी शायद ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाजार गिरे नहीं तो उठेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड मैं ऐसा मानता हूं कि बाजार यहां से उठ सकता है। तो करना ये होगा, 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा, 210 रुपए के आसपास मिल रहा है, और 18,300 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा जो 70 रुपए के आसपास बिक रहा है। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि ये जो स्प्रेड है इसमें मैक्सिमम लॉस जो है वो 7,500 के आसपास है। ऑन दी अदर हैंड अगर प्रॉफिट होता है तो 8,000 के आसपास होता है। डेल्टा हाई रहेगा बिकॉज यू आर बाइंग इन द मनी कॉल ऑप्शन, एज आई एम एंटिसिपेटिंग अ वेरी शार्प रिकवरी टुवर्ड्स 18,300। 18,300 तक की रिकवरी आ सकती है। अब आप ये कहेंगे भाई, एक आशु जी तो कह रहे कि मंदी करो, पुट स्प्रेड बनाओ, ये कॉल स्प्रेड बनाने की बोल रहे हैं। तो अच्छा, पहले तो विश्वेश जी ने क्या बोला वो समझ लिए। 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 210 रुपये में, 18,300 का कॉल ऑप्शन बेचना है 70 रुपये में, यानी कि आपके लिए करीबन 160 रुपये में ये स्ट्रेटेजी बनेगी। 18,300 तक की रिकवरी आ सकती है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करें। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है? आप कहेंगे मैं तो कन्फ्यूज हूँ, क्या करूँ? होना भी स्वाभाविक है। पहली चीज़ तो ये कि दोनों के व्यू की अपनी अपनी रेस्पेक्ट है। मार्केट में हर वक्त 2 आदमी अलग व्यू रखते हैं, इसीलिए सौदा होता है। बिल्कुल। अगर सब लोग तेजी सोचने लगे तो ऊपर का सर्किट, और सब मंदी सोचे तो नीचे का सर्किट। बिल्कुल। अब आपको जो व्यू पसंद आता है उसके हिसाब से जाएं। आपको आशु जी का पसंद आता है, आशु जी के हिसाब से जाएं। आपको विश्वेश जी का पसंद आता है, उनके हिसाब से जाएं। और अगर आपको लगता है नहीं मैं दोनों के चक्कर में कंफ्यूज हूँ, तो किसी ने सौगंध तो दी आ रही है आपको। बिल्कुल। कि आए तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। ऐसा तो फिर कुछ ना करें, देखें आराम से कौन सा सही होता है। बिल्कुल। तो अपने कन्विक्शन से ट्रेड करें। एक्सपर्ट्स की तरफ से सारे व्यू आएंगे, और इसीलिए हम हमारे पैनल पे सबसे बड़ी खास बात ये कि सब अपने अपने हिसाब से व्यू रख सकते हैं। सबका अपना मार्केट का परसेप्शन है, अपना स्टॉक का परसेप्शन है, और एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, देयर स्ट्रेटजी। तो ये उसका एग्जांपल आपने देख लिया। तो विश्वेश जी पॉजिटिव है मार्केट पर, आशु जी को कमजोरी नजर आती है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। और तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी, मोबाइल ऐप से जुड़ी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। आशीष, क्या अच्छी खबर? सर अच्छी खबर है। आज के दिन कोई अच्छा भी है? हाँ। अच्छा। लेकिन सर स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे, सुबह तक तो कर रहे थे। ओके। अब वो भी कर नहीं रहे हैं। बताए क्या खबर? खबर अच्छी है सर। गूगल प्ले ने जो है इन ऐप सब्सक्रिप्शन कमीशन जो है उसे आधा कर दिया है। इससे पहले आप देखिए तो कमीशन जो है पहले साल में 30% हुआ करता था, और पहले साल के बाद 15% होता था। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, अब गूगल प्ले ने क्या किया, फ्लैट कर दिया 15%, जिसके चलते जो एप्लीकेशंस हैं, डेवलपर्स हैं, या फिर जो एप्लीकेशन कंपनीज हैं, उनको एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं भारतीय बाजार में भी जो लिस्टेड है और पर मंथ के सब्सक्रिप्शन होते हैं। मैं थोड़ा बहुत देख भी रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो Naukri.com का जो है प्रीमियम प्लान करीब 1370 रुपये महीने का है। तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि 30% जो है सीधे तौर पर पहले गूगल प्ले ले जाता था अगर फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता था, उसके बाद 15%। और बेसिक प्लान में भी अगर आप देखें तो 775 रुपये के आसपास है। इसके अलावा भी आप देखें तो Naukri.com के काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, जीवनसाथी.com है, तो उसको भी फायदा होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इनके सारे भी ढेर सारे एप्लीकेशन जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो इन्हें फ़ायदा होगा। जोमेटो में जोमेटो गोल्ड है जो करीब 200 रुपये प्रति 3 महीने के आसपास से मिलता है, तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैट्रिमोनी.com है, इन्हें भी फ़ायदा होगा। इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा अनिल जी होगा इन स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनीज को और जो OTT वाली कंपनीज हैं, क्योंकि इनके लिए क्या कर दिया है गूगल प्ले ने, कह दिया कि आपको 15% नहीं, आपको सिर्फ 10% देना है। तो 2 कंपनीज हैं मेरे डार पर जिन्हें फायदा होगा। सबसे पहले OTT में भारत में सबसे बड़ा नाम है जील का, ZEE5। हाँ, तो उसको बड़ा फायदा होगा। और उसके अलावा सारेगामा, क्योंकि म्यूजिक स्ट्रीमिंग में भी सिर्फ फ्लैट 10% ले रहे हैं, तो इन दोनों कंपनीज को अच्छा फायदा होगा। ये थोड़ा ये भी तो अंदाजा लगाओ कि कितना कितना मुनाफा इन कंपनियों का बढ़ सकता है, कुछ इसका अंदाजा लगे तो और बढ़िया हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ऐसा किया क्यों गूगल ने? ऐसा आमतौर पर इतने अच्छे तो नहीं है कि ऐसे घटा दें। नहीं सर, क्योंकि है ना एप्पल स्टोर ने भी ये किया है, एप्पल स्टोर ने भी कर दिया फ्लैट, और काफी सारी कंट्रीज में ना इनके खिलाफ लॉ सूट चल रहे हैं गूगल के खिलाफ कि आप इतनी मुनाफा वसूली कैसे करते हैं, इतनी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो इसके चलते भी थोड़ी सी इमेज बदलने के लिए ऐसा हुआ कैसे? ऐसा तो सुना नहीं कभी कि कोई अपना पैसा छोड़ दे। क्यों? बिल्कुल बराबर ना। चलिए, तो एप्पल से कंपटीशन करने के लिए ठीक बात है। हाँ, सारेगामा 4400 हर बार देखते हैं तो कुछ लेवल पे ऐसे ही आते हैं ना। बहुत दुख होता है, मतलब दुख नहीं, मतलब गजब का दुख है। मतलब 550 रुपये यही सोचा था 500 आएगा उस दिन रिकमेंड करेंगे, वो दिन आज का दिन है, कभी नहीं कर पाए। और उसके बाद तो फिर जो अमेजिंग, जबरदस्त, मतलब एक चीज़ कैसे दुनिया बदल सकती है। कारवा रेडियो छोटा सा जिसने पूरी दुनिया बदल दी है। और यही है फ़र्क, एक्सपीरियंस और टॉप क्लास आपके पास मैनेजमेंट होता है तो चीज़ें बदलती। गजब का एक्शन हुआ है सारेगामा,
बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त का आते हुए दिख रहा है। अच्छा, आशु जी कुछ स्प्रेड पर कमेंट करना चाहते हैं। जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी, आप जो बोल रहे थे व्यू के बारे में बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, लेकिन अनिल जी बेस्ट चीज उस व्यू की यही है कि जो विश्वेश ने स्प्रेड दिया वो भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल लिमिटेड लॉस स्प्रेड है। और उसमें अनिल जी अगर बाउंस बैक आता है तो जो मैंने बियर स्प्रेड दिया उसमें भी प्रॉफिट आएगा। तो व्यू मतलब मेरा न्यूट्रल टू के शायद खुल जाए। अनिल जी, आज की डेट में आप किसी भी चीज की इंश्योरेंस लेने जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, और अनिल जी एक ऐसी इंश्योरेंस है जिसमें आपको पैसे मिले हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अनिल जी अगर कोई आदमी ये दोनों स्प्रेड बना ले, अगर 100 पॉइंट की रिकवरी आती है तो विश्वेश के स्प्रेड में भी प्रॉफिट आएगा, इसमें भी प्रॉफिट आएगा, गारंटेड बात है। सो अनिल जी वो व्यू के बाद भी आई थिंक द ब्यूटी इज द हाउ डू यू मेक द स्प्रेड। सो आई थिंक जो आपने कहा कि दोनों व्यूज रिस्पेक्ट करते हैं, करने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो बोल रहा हूं अनिल जी दोनों व्यूज में अगर ये दोनों भी, ऐसा भी टाइम आ सकता है कि दोनों में ही प्रॉफिट हो जाए इन दोनों स्प्रेड्स के अंदर। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रेड्स। तो स्प्रेड बनाने में यही फायदा कि रेंज बाउंड मार्केट में या उतार चढ़ाव वाले मार्केट में आपको एक रेंज से बाहर ना निकले तो मुनाफा बनने के चांस दोनों तरफ होते हैं। बसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, उनसे भी मुलाकात का वक्त हो रहा है। तब तक आइए वरुण से एक बार पूछ लें। अच्छा, वरुण हमें ICICI का एक बताने वाले हैं पोल की कैसे अनुमान है, लेकिन उससे ज़्यादा एक हमारे दर्शक आज सुबह से एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। एक कंपनी रिलीज हुई आज, 3i इन्फोटेक, जरा उसका भाव है 31 रुपये कुछ पैसे में सर्किट लगा हुआ है। अब आप में सब लोग जानना चाहते हैं, देखिए वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे हिसाब से जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की रिसर्च की जरूरत है वो आपको दे दें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो छूट जाती है। हमें लगता है कि नहीं किसी का इंटरेस्ट, लेकिन आज सरप्राइजिंग ये लगा कि इतने ट्वीट्स आए, इतने मैसेज आए कि 3i इन्फोटेक पर रिसर्च चाहिए। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, तो 3i इन्फोटेक की पूरी रिसर्च आपके सामने आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले बस उसके लिए 2-4 मिनट का इंतजार करना है। तब तक बताएं ICICI बैंक के रिजल्ट कैसे आएंगे? देखिए अनिल जी, रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे और स्टॉक उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, वहाँ अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो लोन ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिटेल पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी, उसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। इसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, इस तरह का अनुमान है। रिकवरी के हालात जो है वो काफ़ी हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे और जो स्लिपेजेस है वो भी कम होने वाले हैं। तो इन सब का फायदा जो है आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। करीब करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है स्लिपेजेस का। NII जो है 19% बढ़ेगा, 11,182 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। मुनाफा जो है 18.5% के आसपास बढ़ने वाला है, करीब 5,036 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोन ग्रोथ की जो मैं बात कर रहा था वहाँ करीब आपको 16 से 17% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, जहाँ से भरपूर फायदा मिलेगा। ग्रॉस NPL जो है 5.6% से गिर के करीब 5% के आसपास आएंगे। तो हर पैरामीटर पे आप देख लीजिए नंबर जो है वो कंपनी के अच्छे रहने वाले हैं। प्रोविजनिंग भी कम होगी, स्लिपेजेस भी कम होंगे, तो इसका बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। ओवरऑल नतीजे अच्छे रहेंगे। चलिए, तो कम से कम वरुण ने एक भरोसा दिला दिया कि नतीजे अच्छे रहने चाहिए ICICI बैंक के। रहेगा इंतजार ICICI बैंक के नतीजे पर। कुणाल जी, राकेश जी शांत है ना काफी टाइम। बंसल जी, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल अनिल जी, तबीयत ठीक है। हो क्या रहा है अनिल जी, फेडरल बैंक पसंद किया तो वो किरण जी ले गए, वो वागली जी ले गए, फिर एक्सिस बैंक पसंद आ रहा था तो किरण जी ले गए, तो कतार में लगे हुए अनिल जी, खोज जारी है। ले गए, एक की कुणाल जी की और एक की बंसल जी की, वागले जी ले गए और किरण जी ले गए। चलिए, आपकी तो तबीयत चुस्त दुरुस्त है, तो फिर मैं एक बार जरा इस पर राय ICICI बैंक पर कुणाल जी से ही ले लूँ। कुणाल जी, ICICI बैंक के चार्ट्स बताइए। रिजल्ट के पहले कुछ करना है कि ये भी किसी और को ले जाने दें? नहीं अनिल जी, इसमें बिल्कुल अगर पहले का निवेश है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। वीकली चार्ट में देख रहा था अनिल जी, ICICI बैंक का जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, तो वीकली चार्ट के लिहाज से तो बहुत उम्दा है। अगर मान लीजिए कोई करेक्शन में मिल जाए तो इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। करेक्शन में मुझे लगता है 745 यानी कि 10-15 रुपए भी नीचे आ जाए तो वहां खरीदें। मुझे लगता है 800 रुपए तक जाना चाहिए अनिल जी। ओके, 800 रुपए तक जाने की तैयारी, 715 का लगाएं स्टॉप लॉस। 3i इन्फोटेक एक बेहतरीन रिसर्च आपके लिए आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। बसीन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, आखिरी 1 घंटा है। काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पोजीशंस हैं,
होल्ड करें, अगले हफ्ते के लिए ले जाएं या कम करें? एक बार जरा व्यू भी बताएं सर, उसके बाद लेता हूं आपसे कुछ फ्रेश कॉल्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपको न्यूज बताऊं तो बहुत अच्छी है। अच्छी न्यूज ये है कि मंगलवार को आपको 18,400 के वापस दर्शन हो जाएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर सर, मजा आ जाएगा। ये लास्ट 1 घंटे का और जो है 2 दिन से 3 दिन से, आपको याद है 18,500 पे मैंने आपको कहा था 500 पॉइंट की करेक्शन है अनिल जी। मुझे नहीं पता किस दिन है, 2-3 दिन में हुई है जी, वो हो चुकी है। 18,400 के बिना ये मार्केट और घटने को नहीं है, सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ, आपको पता है कोलैटरल डैमेज एंड ये जो कुछ जो बैन में है वो सब आपको इंटरनल्स हैं ऑफ अ डेरिवेटिव मार्केट। मैंने इतनी स्ट्रेंथ कभी बैंक्स में देखी नहीं, और मेरे को ये कोई अचंभा नहीं कि द इकोनॉमी इज बैक। आज आपको उदाहरण कहूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज अब 6%, तो स्टील सीमेंट कैसे सस्ता हो सकता है? आप अपने आप ही लगाइए, इन्फ्लेशन इज ओनली कॉज्ड बाय इनपुट कॉस्ट। तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन द मार्केट मे बी इन द नेक्स्ट 2 days, एंड अगेन स्टॉक स्पेसिफिक विद बैंक्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब आप कहें तो मैं 2 पिक्स दूं, दोनों मेरे साथ। और याद रखना सर, मंगलवार को अगर राइट रहे तो अगले हफ्ते आपके साथ चाय पीऊंगा सुबह सुबह बॉम्बे में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है। सही गलत तो मार्केट में है, लाइफ में आप 40 साल से मार्केट ट्रैक करें, 30 साल से, तो वो तो चलता रहता है, ज़्यादातर समय तो सही होते हैं। चाय तो वैसे भी पियेंगे, मार्केट में जो कुछ भी हो। आपका बहुत स्वागत है। और बताएं सर, अब आपकी आज की दोनों पिक्स। तो पहली होगी, देखिए अनिल जी, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा पर टन पे एसीसी के इस क्वार्टर के नंबर अल्ट्राटेक से भी अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, आप मानते नहीं, और ये सबसे वीक क्वार्टर है। सीमेंट की प्राइसेस साउथ में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ कितनी डिमांड है। तो मेरे लिए तो एसीसी इज अ नो ब्रेनर। 2200 रुपए का भाव है, आप स्टॉप लॉस है 2140 2150 रखिए, लेकिन 2400 रुपए का भाव एसीसी में बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं ये ऑफकोर्स 2-4 या क्या हफ्ते के लिए कहूँ, लेकिन मुझे 10% की रैली एसीसी में दिख रही है, और मैं कह रहा हूँ कि अगला क्वार्टर इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर सीमेंट। तो अल्ट्राटेक पे भी एज ए डिस्क्लोजर बोथ एसीसी अल्ट्राटेक आर 2 ऑफ आवर टॉप पिक्स। दूसरा मेरा, फिर मैं रीइटरेट करता हूँ, टेक महिंद्रा, इसके रिजल्ट्स मंडे को हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, द बेस्ट नंबर्स इन द टेक्नोलॉजी पैक विल बी फ्रॉम टेक महिंद्रा। 1500 रुपए का भाव है, लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1472। लेकिन अब ये मैं टारगेट बढ़ा रहा हूँ 1565 से 1575, और ये मैं ज्यादा देर नहीं कह रहा, शायद मंडे को ही हो जाए। बढ़िया। तो 2 खरीदारी करने के आए, और सोमवार को रिजल्ट्स भी हैं टेक महिंद्रा के। आई एम श्योर मार्केट बंद होने के बाद ही आएंगे, शाम को आते हैं यूजुअली टेक महिंद्रा, तो शाम तक रिजल्ट आएंगे। तो आपके पास सोमवार का पूरा दिन है खेलने के लिए, तो आराम से ये 2 स्टॉक में करें खरीदारी। और अच्छी बात ये भी है कि भसीन साहब वापस मार्केट पर पॉजिटिव भी है। 300-400 पॉइंट की 300 पॉइंट की रिकवरी बन सकती है, 18,400 तक की इसकी संभावना है। भसीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, पिक्स देने के लिए, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। आइए, इस बीच नायका के आईपीओ का अपडेट आता हुआ दिख रहा है। 1085 से 1125, ये है वो रेंज जिसमें आईपीओ खुलेगा। एक बहुचर्चित आईपीओ, लंबे समय से इंतजार, यूनिकॉर्न जो प्रॉफिटेबल भी है। और इस स्पेस में काफी समय से आईपीओ नहीं है। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस आईपीओ को रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलने की उम्मीद है। देखेंगे इस प्राइस पर वैल्यूएशन कैसे क्या है, वो हम आगे बताएंगे भी। तो ये आपके लिए आने वाले आईपीओ आने की तैयारी में। 5355 करोड़ का आईपीओ, तो बड़ा आईपीओ भी आने वाला है और बड़े प्राइस बैंड पर भी आने वाला है। तो चलिए, नजर रहेगी। ये है आपके लिए राय, ये है नायका का आईपीओ, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार आईआरसीटीसी पर रखिए नजर, वहां पर थोड़ी रिकवरी आ रही है, बैन में है बट थोड़ा ध्यान रखिए। रेलवे स्टॉक्स में आज कुछ चल रहा है, क्योंकि आरवीएनएल, जिस पर सुमित जी से अभी बात चल रही थी, सर्किट लग गया है आरवीएनएल पर, तो वहां पर आज एक बड़ी मूव जो आपने देखी है वो अभी भी आती हुई दिख रही है। फोकस करेगा इस काउंटर पर। एक और स्टॉक जहां पर राय लेनी है, पॉलीकैब, इस पर एक कॉल दें विश्वेश जी। हैवेल्स के बाद इस पर भी काफी बड़ा रिएक्शन आया था, आज इसके नतीजे हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार फाइनली एक अच्छा एक्शन दिखा रहा है। नतीजों का भी रिएक्शन है, बट पॉलीकैब पर अब क्या करना है? देखिए, मेरे हिसाब से दीपांशु, अगर थोड़ा सा लंबा व्यू है, थोड़ा सा लंबा मतलब 1 महीने से 1.5 महीने का, तो मुझे लगता है पॉलीकैब इज एक्सट्रीमली गुड बाय अराउंड 2100 ऑड लेवल्स, 2200 भी हम मान सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो रिएक्शन था ये डन हो चुका है, एंड इट इज एन एक्सट्रीमली गुड रेंज जहाँ से नेक्स्ट मूव आ सकता है। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग फॉर 2600 अगेन।
तो ये है पॉलीकैब इंडिया पर आपके लिए राय। आइए, जिस रिसर्च का, जिस इंफॉर्मेशन का, जिस जानकारी का आपको पूरा इंतजार था वो तैयार है। वरुण घूम फिर के पूरी रिसर्च करके फिर से लौट चुके हैं। बट बाय द वे, वरुण के पास जाएं उससे पहले दीप जरा देख लीजिए 18,125 आ गया। कल यही आप बोल के गए थे और उसी समय बोल के गए थे और आज भी वैसे ही रिएक्शन आ रहा है। आ तो रहा है। बैंक निफ्टी भी फिर से मूवमेंट दिखा रहा है। आ तो रहा है। ओवरसोल्ड मार्केट कहीं तो थोड़ा रिकवरी देंगे। हाँ, ये जरूर है कि ओवरसोल्ड मार्केट से जब मार्केट ऊपर आए तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, कॉन्फिडेंट रहें और धीरे धीरे अपने हल्के होते रहें, जहां से भी आप फंसे हैं। करेक्ट, हल्के होते रहें। ओके, चलिए, वरुण तैयार है 3i इन्फोटेक की इंफॉर्मेशन, जानकारी, रिसर्च के साथ। 3i इन्फोटेक। अब वरुण एक मिनट जरा 3i इन्फोटेक का भाव लाइए। अब इसको क्या समझें, ये 60% नीचे है कहाँ से, या 5% ऊपर है कहाँ से, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब इस स्टॉक को देखना कैसे है। और ये 31 रुपए की प्राइस है, इसका कंपेयर करके बताइए जब डीलिस्ट हुआ था तब कैसा था, तब क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू, जरा पूरा बताइए। डेफिनेटली जी। तो अगर आप वैल्यू के लिहाज से देखेंगे ना तो एक्चुअली 60% नीचे है। 60% ही नीचे है। लिस्ट जो हुआ है वो गलत ही लिस्ट हुआ है। अच्छा। मतलब इस भाव पे लिस्ट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली वही स्टोरी अनिल जी, आपको याद होगा रुचि सोया में। हाँ, इससे मैं बताऊं, एक मिनट, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। रुचि सोया, ऑर्किड फार्मा, दो ऐसे स्टॉक थे रीलिस्टिंग वाले जहां पर हमारी रिसर्च टीम ने आपको पूरी परफेक्ट रिसर्च करके दी और बताया कि क्यों ये स्टॉक्स बढ़ने चाहिए और क्यों इनकी रीलिस्टिंग जो सही प्राइस पर नहीं हुई। और उसके बाद आपने देखा दोनों स्टॉक्स में क्या हुआ, सर्किट टू सर्किट इतने लगे। सिमिलर रिसर्च आपके लिए 3i इन्फोटेक में आ रही। अब बताइए। हाँ। तो एक चीज पहले मैं टुकड़ों में, ताकि आराम से मुझे और सबको समझ में आ जाए। पहले तो ये बताइए, जब ये डीलिस्ट हुआ तब ये कितने का शेयर था, किस भाव पर हुआ, वो पहले जानकारी दे दो। तो जब ये अनिल जी डीलिस्ट हुआ था ना, तब ये 8.5 रुपए का शेयर था। 8.5 रुपए में 27 अगस्त को इसकी डीलिस्टिंग हुई थी। इस साल, पिछले साल, इसी साल 2-1 महीने पहले। हाँ, तब इसका प्राइस था, एक्चुअल प्राइस देखिए 8.56 का प्राइस। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तब 10 रुपए के आसपास की इसकी फेस वैल्यू थी, जो जिसका इन्होंने 90% रिडक्शन किया था। ओके, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली 90% जो शेयर रिडक्शन है वो किया था। तो हुआ क्या था, पहले 10 रुपए की जो आपकी फेस वैल्यू थी उसको रिड्यूस किया और 1 रुपए कर दी, और आपके शेयर उतने ही रहे, है ना। उसके बाद आपके शेयर रिड्यूस कर दिए 10 रुपए से 1 रुपए, और आपकी फेस वैल्यू फिर से बढ़ा दी 1 रुपए से 10 रुपए। अच्छा, तो इस तरह का इन्होंने कैपिटल रिडक्शन किया था। ठीक है, तब, हाँ, तब किया था इन्होंने। और उसके बाद आज फिर इसकी जो वापस से लिस्टिंग है, बेसिकली अगर एक मिनट, जिस दिन अगस्त में डीलिस्ट हुआ मेरे पास 100 शेयर थे, राइट। तो मेरे पास 8 रुपए कितने में डीलिस्ट हुआ था, 8 रुपए 56 पैसा। तो मेरे पास 856 रुपए के शेयर हो गए। 856 रुपए के शेयर थे, बराबर है। अब आज जब ये 31 रुपए पर है, तो पहले तो ये बताओ, जो उस समय मेरे पास 100 शेयर थे, अब कितने बचे, सब कुछ हो 10 बचे। हाँ, ठीक है। फेस वैल्यू वहीं की वहीं आ गई, वापस वहीं 10 रुपए। तो उस हिसाब से तो मेरी 90% तो उड़ जानी चाहिए आपकी। वही तो आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो 90% उड़ चुके हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो तो वापस वहीं पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, नहीं, जब डीलिस्ट हुआ तो फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया। 10 रुपए, और अभी भी डीलिस्ट अभी भी 10 रुपए ही। हाँ, तो मतलब फेस वैल्यू नहीं बदली है। फेस वैल्यू नहीं बदली आपकी, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। कैसे? वही तो इन्होंने कैपिटल रिडक्शन किया, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हुए हैं। हाँ, फेस वैल्यू भी रिड्यूस हुई है। फेस वैल्यू भी 10 रुपए, 10 की 1 हुई, आई थिंक 10 की 1 पहले हुई। हाँ, फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ 10 से 1, आपके नंबर ऑफ शेयर्स रहे थे 10। ठीक है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हुए 10 to 1, और आपकी जो फेस वैल्यू थी वो वापस बढ़ गई 1 to 10। ये इतना सब करने के पीछे पर्पस क्या है? क्या है सर, यही तो समझ में नहीं आता। एक चीज, वैसे हमको मार्केट ऐसे ही समझ में नहीं आता। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें मार्केट समझ में आता है, और उसके ऊपर इतना कंफ्यूजन, बाप रे बाप। अच्छा, अभी एक सिंपल चीज छोड़ो, मेरे को इजीली समझाओ, जो हमारे दर्शक हैं। जिस मेरे पास 100 शेयर थे 3i इन्फोटेक के, 23 अगस्त, जो भी आपका अगस्त है, जिस दिन डीलिस्ट हुआ 27 अगस्त को, उसकी वैल्यू थी 856 रुपए। हाँ। अब वो 100 शेयर मेरे पास कितने रह गए आज की तारीख में? 10 रह गए। तो अगर 10 शेयर, इसका भाव 85-86 रुपए होना चाहिए, तो मेरी वैल्यू उस दिन की होगी, तब उस दिन की वैल्यू आपकी, बराबर है। राइट। तो जब तक 85 रुपए नहीं होता तब तक तो आप एट पार भी नहीं आए, एट पार भी नहीं आओगे, राइट, डीलिस्टिंग के टाइम से, राइट। ब्रेक इवन के लिए आपको बराबर है 85 तक, तो 5% का सर्किट इसलिए लगा है कि 85 रुपए तक, 86 रुपए तक पहुंचेगा, तो जिस दिन डीलिस्ट हुई उस भाव के बराबर पहुंचेगा, राइट। अब वो वैल्यू क्या है क्या नहीं अलग बात है, हाँ, है ना, राइट। उस दिन का वैल्यू आएगा। अनिल जी, अगर आप देखेंगे तो उस दिन का जो मार्केट कैप सेल्स था, उस दिन का जो ईपीएस था, उस दिन का जो पीए, क्योंकि देखिए आपका कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा
तो जाहिर सी बात है आपका जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगा। 2.42 का FY21 का इसका ईपीएस था। अगर आप और 161 करोड़ शेयर्स थे, उसको आपने रिड्यूस करके 16.1 करोड़ शेयर्स कर दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका ईपीएस जो हो जाता है वो 24.2 का होता है। अगर तब के अगर आप पी निकालेंगे तो 3.5 के आसपास की पी पे काउंटर ट्रेड करता था। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये आता है करीब 85 रुपीज के आसपास स्टॉक का दाम। तो उस लिहाज से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 85 रुपीज की वैल्यू आएगी, जो तब डीलिस्ट हुआ था और अब रीलिस्ट होगा तो तब सिंपल मैथ। जिस दिन अनाउंसमेंट किया था उसके हिसाब से देखे तो बराबर वैल्यू है, राइट। तो भी 10 रुपए कम है अनिल जी फिर भी, क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट आया था मुझे याद है 2018 जुलाई 29 जुलाई 2018 ये वो तारीख थी जब इसका अनाउंसमेंट आया था। तब जो लो मारा था इस काउंटर ने 3 रुपए 90 पैसे का था, हाई मारा था जो क्लोज हुआ था 4 रुपए 22 पैसे का भाव था। अगर वहां से रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले एडवाइजर कौन है? ये तो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा किसने इनको एडवाइस किया था। लेकिन और हुआ क्या ना जी, तब से जब इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की थी उसके पहले लॉसेस में चल रहे थे। करेक्ट। उसके बाद ये प्रॉफिट में आए हैं, इनके हालात ठीक हुए हैं। नो डाउट पिछले साल इनको 390 करोड़। मुझे ये बताओ तो फिर एक चीज है, ये कौन किसने डिसाइड किया कि इसका रिलीजिंग 30 रुपए में होना चाहिए, 31 में होना चाहिए? अगर एक चीज समझो, जो कैलकुलेशन से आप बोल रहे हो कि तब 100 शेयर किसी के पास से 8 रुपए 56 पैसे का भाव था, उस हिसाब से अगर आज लिस्टिंग होती तो 85-86 रुपए पे होनी चाहिए, बेस्ट प्राइस होनी चाहिए। तो ये 30-31 रुपए भाव कहाँ से आया प्रभु? अनिल जी एनएससी को पूछना पड़ेगा, ये यही कर सकते हैं। ये इसकी भी रिसर्च की जाए, डेफिनेटली एक्सचेंजेस को पूछेंगे क्या फॉर्मूला क्या है। और अनिल जी पहले बार नहीं है, बार बार ये हुआ है कि फिर क्या होता है, स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलते किसी को मौका मिलता नहीं है। राइट। अब जैसे ऑर्किड वो कितने 200-250 सर्किट लगा दिए भाई ने, रुचि सोया ऐसे ही बढ़ा। तो क्या फॉर्मूला एक बार समझे तो हो सकता है हमें ही नहीं पता हो, हमारी समझ का एटलीस्ट हम समझे तो सही। तो अगली रिसर्च हमारी टीम इस बात अभी काम पे लगा देता हूँ इस बात पे करेगी कि कोई भी स्टॉक जब डीलिस्ट होता है ये सारी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में, और जब ये एनसीएलटी फैसिलिटी से बाहर निकलते सब होता है, उसके बाद जब ये वापस रीलिस्ट होता है तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसका प्राइसिंग कैसे होता है, किस प्राइस पर रीलिस्ट होते हैं, और अगर उसमें कहीं प्रोसेस में कोई खामी है जिसकी वजह से सर्किट टू सर्किट स्टॉक चलते हैं तो वो हमें चुस्त दुरुस्त दूर करने की ज़रूरत है। इस पर हम काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जब तक 85-86 रुपए तक ये स्टॉक नहीं पहुंचता तब तक तो 27 अगस्त को जो डीलिस्टिंग हुई थी तब तक आप 8 पा रहे हैं। ये रोज खुश मत होना कि मेरे 5% बढ़े हुए पा रहे हैं। अभी आप दिल्ली बहुत दूर है, आधे भी नहीं पहुंचे अभी तो, आधे भी नहीं है ना। ऑलमोस्ट 1/3 है, 86 मतलब 90 रुपए, और 30 पे आप हैं, ऑलमोस्ट 1/3 हो गए आपके पैसे, है ना। अगस्त से लेके अभी तक 1.5 महीने में, 1.5-2 महीने तो नुकसान में ही हो, अभी तक मुनाफा आएगा तभी आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि अब अगर सर्किट टू सर्किट फिर चले गई काफी टाइम तक, ये है आपके लिए ट्रिप। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यही क्वालिटी वर्क है जो करके दिखाना चाहिए। तो जो लोग, जिन लोगों ने अपने अकाउंट में ये नहीं देखा कि कितने शेयर्स हैं, सिर्फ इस बात से खुश, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो खुश हो रहे हैं कि 8.5 का शेयर था अब 30 रुपए में मिल रहा है और सर्किट पर है, उन्हें भी ये देख रहे हैं कि कितने शेयर हैं आपके अकाउंट में। हाँ, मतलब मेरे तो 5 गुना हो गए। नहीं भाई साहब, 1/3 रह गए। हाँ, मतलब जैसा जितना टैक्स लगता उतने ही बचे हैं आपके जितने बचते हो तो चले गए 66%, 33% बचे। ये है आपके लिए पूरी की पूरी रिसर्च। अच्छा चलिए, आइए अभी नायका की बात कर रहे थे जिसका आईपीओ आने वाला है, राइट जी। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और आपके सामने रखी जाए और आपको सुन के मजा आएगा। एक शब्द आजकल बड़ा प्रचलन में, यूनिकॉर्न। अब आप सोचते हो ये यूनिकॉर्न क्या है, तो ये नई नई कंपनियां हैं, नए नए स्टार्टअप है जो नए नए बिजनेसेस शुरू करते हैं। अलग तरीके के भी बिजनेस हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की नए नए लोग अपना कामकाज शुरू करने वाले, पहली जनरेशन। बाप दादाओं का बिजनेस नहीं है, खुद अपना शुरू कर रहे हैं, आइडिया ला रहे हैं, उस आइडिया में लोग पैसे लगा रहे हैं। तो इस साल भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इस धरती पर अवतरित हुए हैं। बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के इतिहास के हैं या दुनिया भर में भी सबसे ज़्यादा हमारे यहीं हो रहे हैं? अभी तो इंडिया लेवल पे अगर आप देखें अनिल जी, तो अभी तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में 2021 में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो वो 33 का आंकड़ा है। अच्छा, 33। पहले तो एक मिनट, ये यूनिकॉर्न क्या है बताओ। देखिए, यूनिकॉर्न ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूएशन जो लगाते हैं, जैसे हम स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप्स यानी जो इनिशियली अभी लाइक 2-3 साल से या 5-7 साल से बिजनेस में है, और अकॉर्डिंगली जैसे जोमेटो जब इनिशियली शुरू हुआ था तो 5-7 ईयर्स जो है इनिशियल उसके, तो वो स्टार्टअप कहलाता था। अभी एक प्रॉपर बेस इनका बन गया है और अब ये कंपनी में कन्वर्ट हो गए। ये तो हो गया आपके, तो ये स्टार्टअप वाली बात हो गई। और वैल्यूएशन की जहां तक बात है, यूनिकॉर्न, वैल्यूएशन बाद में, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न में आओ आप जी। एक समझाओ सबको, ऐसा आपको पता है, मुझे थोड़ी पता है। हाँ,
बिल्कुल। सो $1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा की वैल्यू अगर आपके स्टार्टअप को दी जाती है या आपकी कंपनी को दी जाती है तो वो यूनिकॉर्न कहलाती है। 100 करोड़, $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़। 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू होगी तो आप यूनिकॉर्न हो गए। बिल्कुल। बाकी स्टार्टअप, हाँ, बाकी आप स्टार्टअप कह सकते हैं। बाकी स्टार्टअप मतलब तब तक स्टार्टअप मतलब आप कॉलेज जाने वाले बच्चे। यस। ठीक है। और जैसे यूनिकॉर्न बन गए मतलब आप स्टेब्लिश प्रोफेशनल हो गए। करेक्ट। बराबर। हाँ, अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो। हाँ। बिल्कुल। तो भारत में 2021 में कुल 33 यूनिकॉर्न्स बनते हुए दिखे हैं। ये अपने आप में मतलब काफी 33 कंपनियां 7,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू की हो गई। नई वाली। वाह, क्या बात है। ये बहुत बड़ा फिएट है और काफी कमेंडेबल काम किया है जो स्टार्टअप वर्ल्ड में लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अब तक का किसी भी साल का आंकड़ा देखें तो वहां पर पिछले 9 सालों का अगर आप टोटल कुल यूनिकॉर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 22 का आएगा। यानी कि 2011 से 2019 तक हमने 22 यूनिकॉर्न्स करे थे, पर 2021 इन इटसेल्फ में 33 यूनिकॉर्न्स, यानी कि पिछले 9 साल में अगर आप कुल टोटल करेंगे उससे 50% ज्यादा यूनिकॉर्न एक ही साल में आते हुए दिखे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला डेटा था जो मेरे सामने आया। और यहां पर पहली बार हमने चीन को भी पछाड़ा है 2020 में। अच्छा। 2020 में हमने चीन को पछाड़ा और 2021 में तो बड़े मार्जिन से पछाड़ा था। 2020 में आप देखिए भारत ने 17 यूनिकॉर्न्स निकाले थे और चीन के 16 थे, तो एक का मार्जिन था। पर 2021 में डिफरेंस अनिल जी आप देखें तो भारत ने 33 यूनिकॉर्न्स निकाले और चीन ने केवल 19। अब तो ये तो जितने ज्यादा यूनिकॉर्न लिस्ट हों उतना बढ़िया। तो यूनिकॉर्न लिस्ट होने में क्या, एक जोमेटो हुआ है और दूसरा भी ये नायका होने जा रहा है। अभी नायका होने जा रहा है। करेक्ट। मजा आएगा। बहुत मजा आएगा सर। ये बाजार का पूरा सेटअप ही ये बदल देंगे जब ये आएंगे। अभी वो पेटीएम की भी बात चल रही है सर, वहां पर भी जब भी वो आईपीओ लेकर आएंगे। आशु जी, कोई ये नए यूनिकॉर्न्स पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं अनिल जी, लेकिन अगर आप नायका की बात करें तो अनिल जी बहुत ही अच्छा आईपीओ रहने वाला है। और मुझे लगता है कि मतलब ये तो ग्रे मार्केट में भी लोग पूछते हैं कि अनलिस्टेड स्पेस में भी अगर ये स्टॉक मिलता है तो मैं सबको रेकमेंड करता हूं कि जिस भाव में भी मिले बिल्कुल लेना चाहिए। आईपीओ में भी अनिल जी जिस भाव पे आईपीओ आए लगाना चाहिए। और मैं आज आपको कॉल देता हूं अनिल जी, ये भाव जो भी आईपीओ का आ रहा है इससे डबल के भाव पे आपको नायका मिलेगा मार्केट में कुछ टाइम के अंदर। तो अनिल जी नायका पे बहुत सॉलिड पॉजिटिव व्यू है मेरा। और अनिल जी बाकी आप जो कह रहे थे ना कि हमारा स्टार्टअप आपका स्टार्टअप मतलब वो, तो उस पर अनिल जी मैं मतलब वो कह रहा था जैसे वो आजकल एक जोक चल रहा है ना, हमारा डॉगी आपका डॉगी टॉमी। तो अनिल जी स्टार्टअप तो स्टार्टअप है, जिसका ऊपर चला गया तो अभी नया नाम आ गया। अच्छा, बाय द वे इससे याद आया मुझे, मैं जब कल शाम देर रात वो फ्लाइट में आ रहा था दिल्ली से, तो वो मैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वाले में तो एक दिल्ली के स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका मैं वो देख रहा था। अरे वो कुत्तों के ऊपर ही, डॉगीज के ऊपर जो स्टैंड अप कॉमेडी लाजवाब। मतलब मैं अपनी हंसी इतनी मुश्किल से फ्लाइट में बैठे, थोड़ा तो आपको एटिकेट्स रखने चाहिए भाई इतना, और रात की 10 बजे की फ्लाइट में आप इसे ठाके मार के हंस नहीं सकते। बट अमेजिंग, यू मस्ट लिसन टू दैट। मतलब बहुत ही बढ़िया। मतलब कि कैसे लोग है ना, सॉरी आकाश गुप्ता था। आकाश गुप्ता बिल्कुल आकाश गुप्ता का था। अरे अमेजिंग, मतलब किस तरह से लोग अपने डॉगीज को लेके जो पजेसिव होते हैं मतलब होते हैं। और उसने सबसे खूबसूरत बात मालूम है क्या है? बोले लोग जैसे आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके डॉगीज के साथ कैसे बिहेव करें, बोले अगर हम डॉगी की तरह उनके साथ बिहेव करने लगे क्या होगा? अरे यू मस्ट वॉच इट, अमेजिंग। मतलब रिसेंटली मैंने जो इतनी सारी कई बार मौके मिलते हैं कि मैं कुछ क्लिपिंग्स कहीं देखता रहता हूँ, तो रिसेंटली मैंने इतने इससे अच्छी नहीं देखी, बहुत सारी थी, लेकिन इसका तो मजा ही अलग था। सो एनीवे, तो चलिए ये आपके लिए। हाँ, इस बीच ये यूनिकॉर्न के ऊपर कुछ रिसर्च हमारे कुणाल जी ने भी की। कुणाल जी, नहीं अनिल जी मैं रिसर्च नहीं, देखिए अनिल जी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रिसर्च की है इन लोगों ने, इनसे अनिल जी प्रश्न कीजिए कि यूनिकॉर्न असल में होता क्या है। अनिल जी यूनिकॉर्न शब्द का अर्थ पूछिए जरा। मुझसे तो नहीं पूछ रहे ना आप अच्छा, किसको पता है बताएं भाई। मुझे लगता है विश्वेश जी बताएंगे, उनकी नजरें काफी देर से नीचे गूगल कर रहे हैं, वो काफी देर से। जो पहले गूगल पर कर पाएगा वही बताएगा। वो आजकल वो हमारे जमाने में कभी ऐसा होता नहीं था। आजकल वो कौन से
बुक वाले टेस्ट होते हैं क्या? बुक खोल के टेस्ट दो, ओपन बुक टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट। अरे भाई साहब ये अभी क्यों ये सारी फैसिलिटी हमारे ज़माने में क्यों नहीं थी? एक तो हमारे ज़माने में गूगल नहीं था, मतलब हाँ, जो हमारे टीचर ने बोल दिया, जो हमारे बड़े भाई ने बोल दिया, जो उनके दोस्तों ने बोल दिया, वो सत्य वचन, मतलब आप उसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अब यहाँ तो गूगल पे देख के लोग किसी को भी काउंटर कर देते, नहीं ये नहीं ये। हमारे टाइम पे ऐसा था ही नहीं, जो मास्टर जी ने बोल दिया तो बोल दिया, वही बोल दिया। हमारे एक टीचर थे इंग्लिश पढ़ाते थे, वो BOY बॉय को बॉय ही बोलते थे। अब हम समझो बॉय होता है तो नहीं, वो बोले तो फाइनल मतलब वही, तो वैसा हाल था। हम तो ऐसे पढ़ के, आजकल के लोगों को तो देखो कितनी जबरदस्त मतलब फैसिलिटी है। तो चलिए किसी ने ढूंढा है तो बताएं इसका मतलब यूनिकॉर्न का। कोई बात नहीं, तो जो बोले वही कुंडी खोले। कल आप रिसर्च करके आइएगा कुणाल जी। आपने आप ही को बताना है कल। अब उन्होंने छेड़ी बात, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ तो बताओ फिर। काल्पनिक घोड़ा होता है एक, अनिल जी। अच्छा, काल्पनिक? अनिल जी एक काल्पनिक घोड़ा होता है, हाँ? जिसका एक सींग होता है अनिल जी। एक सींग वाले काल्पनिक घोड़े को कहते हैं यूनिकॉर्न। घोड़े के सींग होते हैं क्या? घोड़े के सींग होते ही नहीं है ना, घोड़ों के होते हैं ना गधों के होते हैं सींग। काल्पनिक घोड़ा है अनिल जी, अच्छा मिथिकल कैरेक्टर। अच्छा, बाय द वे इंसानों के भी नहीं होते। ओके, ये वाला घोड़ा, चलिए आगे आपके पीछे यूनिकॉर्न वाला यही घोड़ा है जो, अच्छा यार ये तो बड़ा आसान सा था जवाब। अनिल जी पिक ऑफ द डे यूनिकॉर्न। बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे है बंधन बैंक। बंधन बैंक की खास बात क्या है कि क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न यू टर्न ले रहा है नीचे से। बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो बंधन बैंक है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इंट्राडे चार्ट्स अगर आप बंधन बैंक के देखें तो कल भी और इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि स्टॉक नीचे गया, निचले स्तरों पर बाइंग हुई, वापस ऊपर आकर के बंद होता हुआ दिखाई दिया और आज इसमें मोमेंटम बन रहा है। तो इन स्तरों पर बंधन बैंक में बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 322 रुपए पर, 322 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। पहला टारगेट होगा 335 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 342 रुपए का। 342 के टारगेट के लिए बंधन में खरीदारी कराएं। 335 342 खरीदारी बंधन बैंक में। ये है राय कुणाल जी राकेश जी के पिक ऑफ द डे के तौर पर। कल का काम आज ही। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है वो है इंडस टावर को लेकर। इंडस टावर और इनकी जैसी टावर कारोबार करने वाली, मोबाइल टावर का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती दिख रही है। एरियल ऑप्टिक फाइबर लाइन बिछाने के लिए यहाँ पर कुछ बड़ी रिलैक्सेशन मिल रही है। सरकार ने ओवरग्राउंड कंपनसेशन को इसमें कम किया है। इस तरह की खबरें आती दिख रही है। कुल मिलाकर ये कि इंडस टावर के लिए खबर है अच्छी और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में भी है। आइए हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं, बताने के लिए तैयार क्या है बड़ी खबर इंडस टावर को लेकर। बताएं दानिश। सर मैं टेलीकॉम कंपनियों और टावर कंपनियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। DOT ने आज एक अमेंडमेंट करी है 2016 के इंडियन टेलीग्राफ रूल्स की, और जो अमेंडमेंट करी गई है इस नए अमेंडमेंट के मुताबिक अब जो ओवरग्राउंड जो एरियल OFC केबल्स होती है अब इनको रूल्स में इंक्लूड कर दिया गया है। पहले के रूल्स के मुताबिक सिर्फ जो अंडरग्राउंड OFC केबल्स होती थी उन्हीं को इस रूल्स में रखा गया था, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद अब जो ओवरग्राउंड OFC केबल्स होती हैं उसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और साथ ही साथ DOT ने एक और अमेंडमेंट लेकर आई है, जब इन केबल्स को ले किया जाएगा तो 1000 रुपीज पर किलोमीटर इसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ वे एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन होता है फाइबराइजेशन को लेकर। और ये खबर अच्छी इसके लिए है क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्री 5G की ओर आगे बढ़ रही है तो उसमें OFC का काफी एक अहम रोल रहेगा। और 5G जब एक इंडिया में रियलिटी बन जाएगी तो तब टावर पेनिट्रेशन भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और ओवरहेड केबल्स जब होंगी और अंडरग्राउंड केबल्स होंगी तो उससे स्पीड में काफी असर पड़ेगा, क्योंकि तब केबल्स अंडरग्राउंड भी होंगी और ओवरग्राउंड भी होंगी। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इस अमेंडमेंट के बाद टावर कंपनीज के लिए तो अच्छी खबर है ही, साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जब 5G को लेआउट किया, जब 5G को आगे रियलिटी जब बनेगा तो टेलीकॉम कंपनीज को अपने 5G इंफ्रा को बढ़ाने के लिए आसानी मिलेगी। और साथ ही साथ उनके पास अंडरग्राउंड केबल्स को छोड़कर ओवरग्राउंड भी OFC केबल्स को इंक्लूड करने की अब उनको अनुमति दे दी गई है। ओके, तो ये है बड़ी खबर इंडस टावर के लिए। और इंडस टावर मुझे याद है 2-4 दिन पहले जब भी कुणाल जी राकेश जी को बड़ा पसंद भी आया था। बंसल जी बताएं जरा इंडस टावर पर अपनी राय।
अनिल जी काफी बुलिश टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसका, नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बन रहा है और ये स्टॉक जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है इस तरह पे बाय करना चाहिए। नीचे में 293, 294 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना चाहिए और एक बार कन्विंसिंगली 305, 306 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद ये स्टॉक तेजी से दौड़ेगा। ओके, तो तेजी के दौड़ने के लिए है तैयार। 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आपको मिल जाए, उन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो फिर और बड़ी रफ्तार पकड़ सकता है। खबर भी अच्छी है, सेटअप भी अच्छा लग रहा है। नजर रखिए इंडस टावर के काउंटर पर। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का बिगुल कैश का ऑप्शन। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या करना है इस समय। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, जो मॉर्निंग में 40,000 वाला कॉल ऑप्शन था उसके तो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हासिल हो ही गए थे। 799 का हाई किया तो उसने 800 के हमारे टारगेट्स थे। और अब जो मैं दे रहा हूँ दीपांशु, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी पर ही फिर से ट्रेड लेना चाहिए, बट देन स्ट्राइक दूसरी होगी। अब 40,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूँ। ये लगभग अब आपका 485 पर ट्रेड कर रहा है दीपांशु। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 335 का। 485 पे खरीदे, 335 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है दीप। एंड ऊपर में जो इसके फर्स्ट टारगेट बनेंगे डेट वुड बी अराउंड 700, 700 का पहला टारगेट बनेगा दीपांशु। दूसरा टारगेट लगभग बन रहा है 820, 700, 820 ये टारगेट्स के लिए खरीदे। 40,200 का कॉल बैंक निफ्टी का 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का। दीप, ओवरऑल आईटी के कारण मार्केट में दबाव हमें ज्यादा देखने मिल रहा है, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स ये अच्छा होल्ड कर रहे हैं और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट में यही रहेंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में देखने मिल रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से और भी बढ़त हमें देखने मिल सकती है। सो 40,200 का कॉल खरीद के चले। राइट, 40,200 का कॉल ऑप्शन खरीदे 485 रुपए में, 335 का स्टॉप लॉस, 700 और 820 दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय आती दिख रही है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन नहीं, बैंक निफ्टी का ही कॉल ऑप्शन 40,400 का ये राय दी थी विश्वेश जी ने भी, और विश्वेश जी ने कॉल स्प्रेड भी दिया था निफ्टी में। तो खरीदारी करने की राय आ रही है निचले स्तर से और थोड़ी थोड़ी तेजी भी बनती हुई दिख रही, ये एक अच्छी बात है। आइए, कौन से स्टॉक हैं जो बैन में जाने आने और बने रहने का इरादा रखते हैं बैन से बेनिफिट। दस है ना पूरे आशीष? लिस्ट लंबी है, 10 स्टॉक नहीं, लंबी नहीं, पूरे 10 पूरे 10 स्टॉक्स है राउंड फिगर में। हाँ, लेकिन 10 नहीं रहेंगे, अब कम हो जाएंगे क्योंकि 3 स्टॉक ऐसे जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से कम आ गई। बाहर आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे चर्चित नाम IRCTC 79% हो गई है, तो स्टॉक बैन से बाहर आ रहा है पक्का। वरुण को बोल देना आप रिसर्च तैयार रखे। हाँ, और IRCTC बाहर आ जाएगा। दूसरा सर, एक और परमानेंट मेंबर है जो आज बाहर आ रहा है, सन टीवी। कल इसने प्रयास किया था, कल सिर्फ 80.08% पर रह गई थी, चूक गया था। तो आज निकल रहा है 79% इसकी भी हो गई है और करीब करीब 79.8 यानी 80% से कम आ गई टाटा पावर की, तो ये भी स्टॉक बाहर आ रहा है। इसके अलावा और भी 3 स्टॉक ऐसे जिनकी स्लाइट प्रोबेबिलिटी बन रही है। हमारा राजा बैटरीज यहाँ पर 81% है, थोड़ी पोजीशंस कम हो जाएंगी तो स्टॉक बाहर आ जाएगा। इसके अलावा L&T फाइनेंस यहाँ पर भी 21% है, नाल्को सिमिलर 21% है और वोडाफोन आइडिया ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसकी 82% है। बाकी आप देखिए नाल्को, L&T फाइनेंस, हमारा राजा 81% पर, इनकी थोड़े से चांसेस हैं, बॉर्डर लाइन पर है। लेकिन टाटा पावर, सन टीवी और IRCTC ये स्टॉक बैन से बाहर आ रहा है। नहीं, टाटा पावर 80.1 है, ये आ गया नीचे। और सर टाटा पावर आ गया नीचे 79.8 हो गया। ठीक बात है। तो टाटा पावर, सन टीवी, IRCTC तीनों बैन से बाहर आ जाएंगे। नेल्को और हमारा राजा बॉर्डर पे हैं। अंदर आने की तैयारी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और इसके अलावा IEX 104% है और NMDC प्रयास कर रहा है, इसकी 97% आ गई है। तो NMDC तो हो सकता है ना, आई बुल हाउसिंग और ये दोनों तो आ ही जाएंगे आपके। पहली बार IEX पहली बार आ रहा है ये तो। IEX पहली बार आ रहा है। IRCTC भी तो पहली बार है। एक तो वैसे मुझे ऐसा लगता है आई लेटर वालों को ज्यादा ही प्रेम है बैन से। इंडिया बुल्स, IEX, IRCTC, आइडिया। चलो
बैन में आने की तैयारी इस बीच। अच्छा, और इस बीच जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ बिगुल जय के लिए। बताएं जय। जी, ये स्टॉक काफी बार मैंने रेकमेंड किया है, काफी समय से हम करते आ रहे हैं, 1200 के लेवल से मुझे याद है। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1520 का कॉल खरीदना है, 47 पर मिल रहा है अनिल जी ये। 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, 70 रुपए एंड 85, 70 एंड 85 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 1520 का कॉल, बढ़िया ब्रेकआउट आज देखने मिल रहा है। खास करके इंपॉर्टेंटली ये भी चीज है अनिल जी कि इसमें क्लोजिंग वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर देखने मिल रहा है, तो वॉल्यूम्स के साथ एक बढ़त देखने मिली है ये 3-4 दिनों में। ये ब्रेकआउट जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन का है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का है और उसके ऊपर आज क्लोज हो रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3% से ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हुआ है, सो आई थिंक इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपैरेटिवली ऐसे मार्केट में जो एक क्लीन स्टॉक है, क्लियर ब्रेकआउट है इसमें और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर है जय का कन्विक्शन और इस पर लगातार कॉल्स आ रही हैं। आज सुबह कुणाल जी का स्टॉक ऑफ द डे भी था, ये अच्छे एक्शन के साथ ये काउंटर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, बढ़िया मूव आई है। चार्ट कॉर्नर पिक भी है, आपको आते हुए देखा था, किरण जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे कल, तो नजर रखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख सकता है। वागले साहब की भी पिक थी ये। आइए फिर आखिरी 10 मिनट जानते हैं अनिल जी से इस हफ्ते की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, अपडेट के लिए कुछ ग्लोबल मार्केट्स में तो ज़्यादा नहीं है। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ है, नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट आपको आती दिख रही है क्योंकि अमेरिका की बॉन्ड यील्ड आपको 5 महीने की ऊंचाई पर दिखेगी, 1.7% के करीब आते हुए दिखी है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, करीब आधे से 1% की तेजी है सर। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं वापस $85 के करीब ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डॉलर भी आज थोड़ा रिबाउंड दिखा रहा है ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, और सोने में भी हल्की सी खरीदारी है, तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। थोड़ी ये बॉन्ड यील्ड की बढ़ी है तो शायद इसका इंपैक्ट एक बार दिखेगा यूएस मार्केट्स में। क्या चाहते हैं आप मेरे से? सर, अब बहुत सुस्ती वाले हो गए हफ्ता, अब थोड़ा एनर्जी भर के जाइए वीकेंड के लिए। आज तो काफी उतार चढ़ाव हो गया। आज नोटा का इस्तेमाल करेंगे। आज नोटा, उसकी रीजन ये है, 2 चीजें हैं दीप जी, 2-3 चीजें इनफैक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज एफआईएस के आंकड़े खराब आएंगे, हाँ करेक्ट। दूसरा 2 रिजल्ट है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक होगा, रिलायंस निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक होगा, तो एक वो अनसर्टेनिटी। तीसरा, 7 दिन से एसएनपी रिकॉर्ड बना रहा है और डाउ ऑलमोस्ट रिकॉर्ड के नजदीक है, नेस्डैक ऊपर जा रहा है, मतलब तो हल्का फुल्का अगर करेक्शन आ जाए तो आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब प्रॉब्लम कि हम करेक्शन झेलने की सिचुएशन में है नहीं। मतलब कभी तो क्या होता है, आदमी मजबूत होता है, 2-3-4 लोग मिलकर धक्का देते तो हिलता है गिरता है। कभी इतना मतलब कमजोर है कि फूंक दे तो गिर जाए वैसा है। तो अभी निफ्टी की हालत वैसी है जी। एक ही चीज सबसे पॉजिटिव है और वो है वो पुट कॉल रेशियो 0.8। तो अब 0.8 के पुट कॉल रेशियो में कायदे से शॉर्ट कवरिंग करके और फ्रेश खरीदारी करके जाना चाहिए। अगर आप प्योरली डेटा ड्रिवन है, सेंटीमेंट को बाकी फैक्ट फिगर को अलग रख के बाजार की पोजीशन के हिसाब से देखें तो शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, पहला काम। लॉन्ग करना चाहिए, दूसरा काम, करेक्ट। लेकिन अगर आपको 2 दिन की रिस्क नहीं रखनी इन सारे फैक्टर में, तो अगर ठीक है गैप से खुल गया तो खुल गया, आपका क्या लेके गया, और नहीं खुला तो सोमवार को नीचे खुलेगा तो वहाँ ऐड कर लीजिए। फिर भी अगर आप कसम खा के निकले ही हैं और घर पे वादा किया है मैं कोई न कोई निफ्टी की पोजीशन जरूर लेकर आऊँगा वीकेंड के लिए, तो फिर उतना ही खरीदें जितना आप 1% का डाउन साइड देख पाएँ। पहली चीज़ उतना ही खरीदें कि आप 1% नीचे आए तो और ऐड कर पाए, तो आपको यानी कि 18,100 पे आप हैं, 17,950 पे और ले पाएँ तो खरीदिए, अदरवाइज कुछ मत कीजिए। नोटा का इस्तेमाल मंडे को आएंगे। हाँ। और बैंक निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन आपको बरकरार रखनी है, 40,000 का पुट खरीद कर, सिंपल ताकि वो आपकी हेजिंग होगी। आपके पास फ्यूचर्स हैं, 40,000 का पुट खरीद लिया, कॉल्स हैं तो फिर सोचने की बात ही नहीं। करेक्ट, बिल्कुल। बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन पर कंफर्टेबल है, निफ्टी में हेजिंग के साथ या फिर सोमवार के लिए। ठीक है, तो सोमवार को देखा जाएगा। ठीक है सर, तो यह है आपके लिए राय जहां तक मार्केट के एक्शन का सवाल है। नजर रखनी पड़ेगी, कुछ हैवी वेट्स हैं जहां पर आज आपने
और ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी है। और कुछ और वायदा कारोबार के काउंटर्स हैं जहाँ पर बड़ी गिरावट है। एक तो इंडिया मार्ट, इस पर डाल लीजिए नज़र, क्योंकि सुबह भी हम इस पर फोकस कर रहे थे। 9% नीचे ये काउंटर बंद होते हुए दिख रहा है। तो इंडिया मार्ट को आज ज़्यादा पिटाई पड़ी है इसके नतीजों के बाद। किरण जी, जरा इंडिया मार्ट पर राय दें। ऑलमोस्ट 10% नीचे नतीजों के बाद का रिएक्शन। अब अगला सपोर्ट किधर आता है सर इस पे? इंडिया मार्ट पे थोड़ा सा बेरिश व्यू हो चुका है, क्योंकि एक बुल स्ट्रैप हो चुका है। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, और थोड़ी सी गिरावट हावी होती नजर आ जानी चाहिए। 7500 से लेके 7400 ये बहुत अच्छा जोन रहेगा जहां से एक्यूमुलेशन वापस एक बार करना चाहिए। ये वही लेवल्स है जहां से पहले बार ब्रेकआउट आया था। तो मेरा मानना है कि वो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी होगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, पर इमीडिएट कोई बाय करने की सलाह नहीं है करंट लेवल्स पे। नीचे के स्तर पे जो मैंने सपोर्ट्स कहे, उन स्तरों पे आपको इन स्टॉक्स पे बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो यह है आपके लिए इंडिया मार्ट, इस पर रखे नजर। सुमित जी, आरवीएनएल पर तो आपने सर्किट लगा दिया। राइट्स, जरा इसके चार्ट देखिए, क्योंकि इस पर भी स्पाइक आ रहा है। रेलवे से सारी जुड़े काउंटर्स आज अच्छे रहे हैं। राइट्स पर क्या राय बनती है, क्योंकि 10% ऊपर तो राइट्स है इस समय? बिल्कुल आपने सही कहा, रेलवे से रिलेटेड सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, चाहे फिर वो राइट्स हो, टैक्स रेल हो या फिर इरकॉन हो, इन सब स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो राइट्स का जहां तक सवाल है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। मेरे को लग रहा है राइट्स यहां से 325 रुपए से लेकर 330 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। जिन्होंने भी पोजीशंस लिए, पोजीशंस होल्ड करें, 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 325 330 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में राइट्स में देखने को मिलेंगे। ओके, तो राइट्स पर भी रखिए नजर। बढ़िया एक्शन इस पर भी आपको आते दिखाए। इरकॉन, IRFC जैसे काउंटर्स पर भी आप एक बड़ी तेजी देखकर गए हैं। तो रेलवे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है, और IRCTC भी लग रहा है बैन से बाहर आ जाएगा। आज पॉजिटिव टेरिटरी में ही ये आपको क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर भी फोकस। मंडे को आने वाले रिजल्ट्स की लिस्ट है क्या आपके पास? जी सर, है ना सारे। कौन सी है बताता हूँ मैं आपको। टेक महिंद्रा, HDFC AMC, रैमको सीमेंट, कोलगेट, ओके, इंडस टावर, कोफोर्ज, SRF। इतने सारे सर। कल पूरा हफ्ता ही भरा होने वाला है। यानी कितने हो गए टोटल FNO वाले? एक निफ्टी है टेक महिंद्रा, उसके सामने 1 2 3 4 5 6 FNO के 6 FNO के स्टॉक्स। रिजल्ट के हिसाब से बड़ा लंबा वाला काम। ओके, टेक महिंद्रा तो लगभग सबको पसंद आ भी रहा है। आज भसीन साहब भी रिकमेंडेशन करके गए। मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा की रिकमेंडेशन इनकी भी थी अपने सेठी साहब की। अच्छा, बाय द वे, सेठी साहब से याद आया जी, आशु जी आपके चक्कर में सेठी साहब आए नहीं आज। तो 2:30 बजे गायब हो गए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं रहते। आज सेठी साहब ऑलरेडी पहले से प्री प्लान छुट्टी पे थे। अच्छा। और सेठी साहब और जैन साहब दोनों ने आज बंक किया है। दोनों साथ में कोई किसी फंक्शन में है, ऐसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। तो चलिए, ये है आपके लिए स्टॉक्स में एक्शन भरपूर होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। आईबुल हाउसिंग ये भी 8% गिरा है काफ़ी, और बैन में जाने को तैयार है। जय, जरा इस पर राय दीजिए अपनी। किसी के पास लॉन्ग या शॉर्ट दोनों तरह की जो भी पोजीशन है उसमें क्या करना चाहिए? ओवरऑल वीक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, जो हिसाब से ये स्टॉक में बाउंस आना था वो आया, और बाउंस को हमने इनफैक्ट पकड़ा भी था, और उससे तो ज्यादा ही बाउंस हो गया। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अगेन इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 200 लेवल्स, 200 तरफ जा रहा है। सो ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल्स अच्छे, बट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 200 या तो उसके नीचे के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन दी अपसाइड अब 240-45 के आसपास बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस जिसका नजर आ रहा है। तो यह है आपके लिए IB हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर रखनी है नजर। बैन में जाने की तैयारी, और 8% आज ये शेयर टूटा है। बट जय की एक कॉल जो उन्होंने वैसे तो SPL मिड कैप्स ने दी थी, पर आज ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर आपने इस पर नजर डाली होगी तो अच्छी गेंस दिखा रहा है। SBI कार्ड्स 4% ऊपर ये काउंटर बंद होते हुए दिख रहा है, तो इसमें आज एक अच्छी मूव आई है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। उतार चढ़ाव वाला अच्छी। मुझे आप बिल्कुल भी क्रेडिट सर, आपके तो क्या मतलब थोड़ा तो बहुत पसंद है। पूरा ही क्रेडिट सर आप पूरा तो IPO लेवल से तो आप ही का भरोसा है। बढ़िया कंपनी है, होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, होनी चाहिए। किसी दिन इसकी री रेटिंग होगी और तगड़ी वाली होगी, जब मूव करेगा वैसे जब कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। खराब मार्केट में लिस्ट में रखें इस स्टॉक को कि आपको लेना है, बस
रेडार पर उसको रखना है। बिल्कुल, तो एसबीआई कार्ड्स पर रखिए फोकस। और इस हफ्ते हम क्रेडिट के वैल्यूएशंस की भी बात कर रहे थे और वहाँ पर देखिए अच्छा एक्शन है, तो फिर लिस्टेड कंपनी में तो और बड़ा होना चाहिए। पर ये उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रहा है। लगातार 4 दिनों से निफ्टी पर आपने कमजोरी देखी है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है और आज भी नई रिकॉर्ड क्लोजिंग बैंक निफ्टी पर आपको आती हुई दिखेगी। कौन से स्टॉक्स हैं जहां के पर आई है आउट परफॉर्मेंस? एचडीएफसी लिमिटेड 2-2.25% ऊपर बंद होते हुए। बजाज ऑटो, इस पर अच्छी खरीदारी। बैंक्स का पूरा सहारा कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन चारों में खरीदारी। रिलायंस टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड रिकवर होकर एकदम सपाट बंद। आज शाम को आएंगे इसके नतीजे। आईसीआईसीआई बैंक के आएंगे सैटरडे को नतीजे, तो इन दोनों पर नजर रहेगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन पर। गिरावट कहां पर है? हिंडाल्को 4.5% बुरा हफ्ता रहा है जहां तक मेटल स्टॉक्स का सवाल है। इसके साथ आपने देखा कोल इंडिया, यहां पर भी वीकनेस। आईटीसी 2 दिनों से कमजोरी दिखाता हुआ, यहां पर गिरावट है। मारुति, इन्फोसिस, विप्रो, सिप्ला, ग्रासिम, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने कमजोरी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, काफी बड़े ब्रेकडाउन दिखेंगे। इंडिया मार्ट 8%, आईबी हाउसिंग 8%, एलआईसी हाउसिंग नतीजों के बाद 7.5%, वेदांता, इन्फोएज, बायोकॉन एक और नतीजों का रिएक्शन 6%, कैनफिन होम्स यहां पर नतीजे ठीक ठाक थे पर फिर भी 6% नीचे। नाल्को, हिंडाल्को, इंडिया सीमेंट्स, इंडियन होटल्स, जी एंटरटेनमेंट, जुबिलेंट फूड, एमसीएक्स और जीएमआर इंफ्रा, कुछ और काउंटर्स जो आज फिसले हैं। ये फेडरल बैंक अच्छे नतीजे 6.5% ऊपर। टीवीएस मोटर्स अच्छे नतीजे 6.5% ऊपर। रियल एस्टेट काउंटर्स ओबरॉय और गोदरेज, साथ ही पॉलीकैब यहां पर नतीजों का रिएक्शन। बंधन बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आरबीएल बैंक, कॉनकॉर, बजाज ऑटो, माइंडट्री यहां पर आई है खरीदारी। सर, बैंक निफ्टी पर तो नया रिकॉर्ड और नई रिकॉर्ड क्लोजिंग भी 40,300 का। निफ्टी लगातार 4 दिनों से सुस्त, बट क्लोजिंग पर 18,100 होल्ड कर लिया। सर क्या इसको क्या ये कोई अचीवमेंट है? होल्ड कर लिया सर। आप कह रहे थे वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट। अचीवमेंट ये देख के 17,950 18,050 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से खराब होना है वो नहीं हुआ। अभी हम उससे दूर है। 150 पॉइंट का क्वेश्चन बना हुआ है वहां पर और 0.8 का पुटकॉल रेशियो आ गया गड़गड़ा। तो मतलब ये तो बोल ही नहीं सकता बुलिश हूँ। ये कह सकता हूँ कि इतना मतलब ऐसा कोई खराब नहीं है। ठीक है, जो होना हो गया। थोड़ा अब हम फ्रेश मूड तभी खराब करेंगे जब 17,950 के नीचे बंद होंगे। तब तक और मूड खराब नहीं करेंगे। जितना करना था उतना कर लिया, अब आगे नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। बाजार बंद होने के बाद बहुत टाइम हो गया मस्ती की पाठशाला की। एक्शन से याद आया, फ्राइडे है ना आज तो। फिर से सोचा जाए। 4:30 बजे आपको मिलता है कमोडिटी बाजार का जबरदस्त एक्शन। और कमोडिटी बाजार में एक्शन पूरे हफ्ते तगड़ा रहा है। चांदी जहां 2.5 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंची, वहीं बेस मेटल्स में भारी उठापटक है। अगले हफ्ते क्या होगा इसी की करेंगे तैयारी। कुछ दमदार पोजिशनल कॉल्स। हमारे साथ होंगे वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में खास मेहमान 4:26 पर। क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं? क्या आपको घबराहट महसूस होती है? क्या आपके माथे पर पसीना आता है? और क्या थोड़ा सा तनाव हुआ नहीं कि आपकी आंखें लाल हो जाती है? बंसल जी को तो ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। बंसल जी तो हमारे फिट एंड फाइनल, भगवान न करे नजर लगे कभी। बंसल जी ऐसा कुछ नहीं होता है ना? भाव कितना भी गिर जाए, इंडेक्स कितना भी टूट जाए, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है ना? अनिल जी जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी टचवुड कर लीजिए। बिल्कुल दायरे। लेकिन अगर किसी को भी अगर ऐसा होता हो तो ये है लक्षण सारे ब्लड प्रेशर के। विश्व जी फिर से सुनिएगा। इतना जल्दी बोला ना। विश्व जी ने सोचा होगा कि 3:30 बजे के बाद मेरे काम की बात तो कोई होती नहीं। अगर कोई सवाल आएगा तो भी बंसल जी से ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुणाल जी तक आ जाएगा, मेरे तक तो आने वाला नहीं। तो फिर से सुनिएगा। अगर आपको बहुत घबराहट महसूस होती है, अक्सर चक्कर आते हैं, माथे पर पसीना जल्दी से आ जाता है, थोड़ा टेंशन हुई कि नहीं, आंखें लाल हो जाती, तो इसे आप इसे हल्के में न लें। ये है लक्षण ब्लड प्रेशर के। और ब्लड प्रेशर भी दोनों तरह के हैं, हाई भी और लो भी। और दोनों ही ब्लड प्रेशर बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, वो खराब है। बस इतना समझ लीजिए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर की गिरफ्त में है। और देश में मौत जिन कारणों से होती है लोगों की, उसमें से एक बड़ा कारण जो टॉप 5 रीजन है जिनकी वजह से लोगों की जान जाती है, उसमें से एक बीपी है। तो बीपी के साथ है ना बड़ी दूसरी बीमारियां और आती है, और इसको कहते हैं वो बड़ी पैसे वालों की बीमारी, ब्लड प्रेशर और साथ ही शुगर, डायबिटीज। ये कहते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल तो किसी जिसके पास पैसे उसकी लाइफस्टाइल है, आमतौर पर ये मानते हैं ना, पैसे वालों की बीमारी मानते हैं। तो ऐसे में आज हम 5 बजे इस खास शो में बात करेंगे आपकी खबर आपका फायदा, बीपी साइलेंट किलर। तो क्या है इसके लक्षण, कैसे आप इससे बच सकते हैं और कितना खतरनाक है ये,
ये समझने की कोशिश कीजिए। और एक ज़माना था बीपी आपकी 40, 50, 60 साल की उम्र में, आजकल तो 15-20 साल के बच्चों की भी बीपी आ जाती है। अच्छा, उनको तो होती जो होती है वो दूसरों को भी देते हैं वैसा है। तो इसलिए न बीपी दें न बीपी लें, लेकिन जाने ज़रूर कि इसके लक्षण क्या है क्या नहीं है। हमारे साथ चर्चा में होंगे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा साहब, कार्डियोलॉजिस्ट जाने माने मेदांता हॉस्पिटल के, और डॉक्टर अम्बरीश मित्तल साहब होंगे जो कि मैक्स हेल्थ केयर से है। इनकी डेजिग्नेशन दीप जरा पढ़िए, इनकी डेजिग्नेशन क्या है डॉक्टर अम्बरीश मित्तल साहब की। और श्रेया गोयल जी होंगी लाइफस्टाइल एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। हाँ वही जो सेम आपने बताया एग्जैक्टली वो है ये। और आप तीनों से हम करेंगे आज बातचीत शाम 5 बजे। ओके, आज हम आपको ये बताएंगे कि त्योहार में मुनाफा कमाने की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कहाँ आपको निवेश करने से फ़ायदा मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन का सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कुछ ऐसी थीम, म्यूचुअल फंड्स और सोने में निवेश के तरीके जिससे बनेगी आपकी दिवाली मुनाफे वाली। देखिए शाम 6:30 बजे मनी गुरु हमारे साथ होंगे येफिनोलॉजी के फाउंडर प्रांजल कामरा और फाइनेंशियल एक्सपर्ट विकास अग्रवाल, उनसे करेंगे हम मुलाकात। ये अरे ये कहाँ से आ गया इंडिया 360, रुको इतना जल्दी 8 बजे कहाँ से पहुँच गए? अभी 6:30 बजे नहीं 8 बजे के शो में पहले मनी गुरु, ये आज का विशेष शो है जो 6:30 बजे मिस मत कीजिएगा। ये दिवाली मुनाफे वाली। हाँ अब आइए 8 बजे वाला लाइए इंडिया 360 वीकेंड है ना सर? हाँ वीकेंड सबको जल्दी ना वीकेंड तो हमारी इवनिंग शिफ्ट वाली तो वीकेंड पे भी काम करती है, उनके लिए तो वीकेंड भी हाँ उनके वो तो सैटरडे भी बुलेटिन निकालते हैं, काफ़ी काम करते हैं भाई। सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी से अभी तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लिए मुसीबत थी, लेकिन अब ये संकट लोगों की सेहत पर भी असर डालने वाला है। जी हाँ, सिर्फ फाइनेंशियल सेहत नहीं, हेल्थ पे भी। चिप की कमी के चलते ब्लड प्रेशर चेक करने वाले डिवाइसेज, इमेजिंग मशीन, वेंटिलेटर जैसे जिंदगी बचाने वाले डिवाइसेज की किल्लत होने का संकट आ गया है। मौजूदा स्टॉक खत्म होने की कगार पर है और कीमतों में 20% तक का उछाल ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे चिप की कमी का पूरा विश्लेषण, जानेंगे कैसे चिप की कमी आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। ये बताएंगे चिप संकट से खतरे में सेहत, नहीं तो आप कहीं भी प्राइम टाइम पे चली जाइए, वही आपको लखीमपुर खीरी वही ये सब दिखेगा, कोई काम की चीज़ नहीं है। पंजाब में कौन गिर रहा है कौन उठ रहा है। अगर वाकई में आपको काम की खबर देखनी है जिनसे देखकर आपको 2 पैसे की समझ और बढ़े, तो फिर ये देखिए चिप की संकट से खतरे में सेहत, कैसे मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां भी अब चिप संकट की वजह से प्रेशर में आ रही है। इंपॉर्टेंट खबर है। अभी तक तो हम सोच रहे थे एक लिमिटेड इम्पैक्ट है फोन या गाड़ियों पर, सही बात। अरे भाई गाड़ी नहीं हो चल जाएगा, एक बार फोन नहीं हो छोटा मोटा कोई भी चल जाएगा, लेकिन हेल्थ वाले इक्विपमेंट बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आज की कवर स्टोरी हमारी इंडिया 360 डिग्री की, और ऐसी खबरें, ऐसी आपके काम की खबरें, आप पर असर डालने वाली खबरें और बेहतरीन खबरें सिर्फ आपको जी बिजनेस पर मिलती है इंडिया 360 डिग्री। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी खबरें नहीं मिलती, बाकी खबरें भी बताते हैं, हम सब बताते हैं, लेकिन उतनी की जितनी आपको जानने की ज़रूरत है। रायता नहीं फैलाते मतलब 1-1 घंटे तक सब लड़ रहे हैं एक चीज़ पे जिसमें कुछ आना जाना है नहीं। जो चले गए वो चले गए, लखीमपुर वाले, और जो रह गए आपस में लड़ रहे हैं, और होना जाना कुछ नहीं। इसलिए काम की चीज़ें ज़रूर देखें आप इंडिया 360 डिग्री में, ये आपके लिए। और ये सारा का सारा एक्शन है सर। आप सबसे बड़ा वो तो भूल ही गए इस वीकेंड का, सवाल ही नहीं भूलने का। कौन किस की प्लानिंग है भाई इंडिया पाकिस्तान मैच की? विश्वेश जी, ओहो आशीष जी, जय, ओके किरण जी, ओके। बाकी ऊपर वाले चारों के एकदम क्या है, आपके हाथ दिख नहीं रहे हैं आपने? राकेश जी ने भी हाथ खड़ा किया, वागले साहब ने भी कर दिया, सुमित जी। और मेरा थोड़ा सा बाहर का प्रोग्राम है, तो मैच भी बाहर ही हो रहा है, घर में थोड़ी हो रहा है, दुबई में है दुबई जाके तो नहीं देख रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़िया है, तो चलिए एंजॉय करें मैच, पूरा चीयर अप करें और जोश खरोश से एकदम बैठे और वाकई में इंडिया को जिताने की कोशिश करें। अरे जिताएंगे सर, 100% जिताएंगे। हम सबको फीलिंग ऐसे जैसे हमारे भी टिकी हुई पूरी टीम। अगर हम मैच नहीं देखेंगे, इंडिया नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो भाई हम जो कर सकते हैं वो ये कि हमारे देश के सारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बड़े मैच की। बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के अपना नेचुरल गेम खेले। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, जो सारे बड़े एक्सपर्ट यही कहते हैं अपना नेचुरल गेम खेलें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा नेचुरल गेम खेल के आज तक जीतते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे। जी वागले साहब कुछ कह रहे हैं, वागले साहब बताइए।
अनिल जी मुझे याद है आप एक बार यूके गए थे, लंदन गए थे मैच देखने, तो दुबई क्यों नहीं जा रहे? वो आजकल वो कोविड वाला बहुत चक्कर है, 8-10 टेस्ट करवाने पड़ते हैं, यहाँ करवाओ वहाँ करवाओ, ये सारे बड़े झंझट हैं सीरियसली। नहीं तो मन तो बहुत था कि एक बार तो मैच देखने जाना चाहिए, और दुबई के लिए तो और ज्यादा है। हाँ, और दूसरा वो एक और कारण और तगड़ा है, इतनी महंगी टिकटें हैं आने जाने की। वो दुबई एक्सपो चल रहा है, ऊपर से सारा वर्ल्ड कप, अरे पूरी आधी दुनिया दुबई में है सर। तो मतलब इतना तो शौक तो है, लेकिन इतने महंगे खर्चे के साथ थोड़ा सोचना पड़ता है। जी आशु सर। आपको ध्यान हो कि 8-10 दिन पहले जब मैं स्टूडियो में था तो आपके साथ बोला था वो मौका वाला एड, और वो एचसीएल टेक था। तो अनिल जी एचसीएल टेक में तो मौका खराब हो गया, धोखा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब वो उसी स्पिरिट में ही चलता रहे, मौका और पाकिस्तान वैसे ही हारता रहे। मतलब ये टोटका भी हमारा खराब रहा, तो आगे से मैं मौका यूज नहीं करूंगा। भूल गया था कि वो पाकिस्तान के लिए है। पूरी जान लगा देनी है मैच के लिए। बिना रिसर्च के किए काम में ऐसे ही होता है। ओके। मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जब मतलब है ना विलेन हीरो है ना, हीरो से ज्यादा पॉपुलर विलेन हो जाए, कहीं मोगेम्बो कहीं गब्बर। वैसे ये मौका में भी है तो नेगेटिव है, लेकिन फेमस ज्यादा हो गया, आपने एचसीएल टेक में यूज कर लिया, अब पाकिस्तान के लिए यूज करिए तो इंडिया जीतेगी। ये पूरी हमारी शुभकामनाएं हैं, सारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं संडे नहीं सुपर संडे होगा इस बार फिर से। बढ़िया है सर। चलिए तो मंडे फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, किरण जी। अरे किरण जी बर्थडे बढ़िया रही आपकी, हमारी पार्टी ड्यू है, सिर्फ याद दिलाने के लिए। जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।